Okay, good afternoon, dear students. Welcome to this Banking Avengers 2.0 बैच, another amazing बैच जिसमें आप बहुत खूबसूरत पढ़ाई करने वाले हैं, मतलब बहुत गजब की पढ़ाई होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है. एंड लिटरली आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस बैच. जिस तरीके से फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम चैप्टर्स को तोड़ रहे हैं, हमें लगता है कि बस अगर स्टूडेंट्स भी प्रॉपरली ईमानदारी से अगर हमारे साथ लगे रहेंगे तो इस बैच में बहुत मजा आने वाला है. दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ the Banking Avengers 2.0 batch. This is the orientation class, so I'll let you know everything about the batch and आप कैसे आउटकम्स निकाल सकते हो इस बैच से, क्योंकि इस पूरे जर्नी में सबसे बड़ा रोल तो आपका खुद का होता है, लेकिन उसमें हमारा सपोर्ट भी थोड़ा बहुत मायने जरूर रखता है. तो वो सपोर्ट कैसे हम करने वाले हैं, उसका कैसे आप लाभ उठाने वाले हैं, विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स इन दिस सेशन एंड एवरीथिंग. जो भी आपको जानना होगा, जो डाउट्स होंगे, उस सब पे बात कर रहे होंगे. ठीक है ना? ठीक है. सो ऑडियो इज ओके. रीजनिंग नहीं, मुझे लगता है कि आवाज़ तो ठीक होगी. लो वॉइस या फिर आवाज़ का एक बार चेक कीजिएगा जल्दी से. हेलो हेलो हेलो. फाइन है, फाइन है. चलो बढ़िया, परफेक्ट. देखो यार, देखते देखते ना ये मार्च भी निकल सा गया है. देखते देखते ये मार्च भी निकल सा गया है, क्योंकि मार्च का ये 20 तारीख है. 1 अप्रैल को रिजल्ट डे होगा, मतलब उसके बाद तो बिल्कुल ही होगा कि उसके बाद आपके पास बहुत उड़ जाएगा, तो लगेगा हाँ यार रिजल्ट आया है भाई, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमें भी होना है. लेकिन प्लीज़ कहीं से भी ये मत कीजिए कि अपने समय को ज़ाया करना है. एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2023 की परीक्षाएं हैं वो अगस्त माह से रियल एग्ज़ाम शुरू हो जाने वाली हैं. मतलब जो 6 मेजर एग्ज़ाम हैं वो एक के बाद शुरू हो जाने वाली है. ऐसी बात नहीं, ये नया बात नहीं है आपके लिए, सबको पता है आपको ये चीज़. ये बैच अभी से शुरू होके कब तक चलेगा? तो ये बैच जो है रेगुलर चलने वाला है. मार्च से लेके ये बैच आई थिंक जून तो चलेगा ही, हो सकता है जुलाई भी चला जाए, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो फिर एक्सपेंशन हो ही जाता है. जितने हम अलाइन करते हैं स्टडी प्लान, आप जब चेक करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे जाके इस बैच का, जो भी अलाइंड लेक्चर है उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं हम लोग. ये बैच वो बच्चे जरूर बता सकते हैं जो ऑलरेडी फाउंडेशन फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, मतलब बैंकिंग एवेंजर्स फर्स्ट बैच में पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है ये चीज़ कि हमने जितना अलाइन लेक्चर लगा रखा है, कि हम एक चैप्टर पे 8 लेक्चर लगाए हैं, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ते हैं. तो हो सकता है कि उसमें 10 लेक्चर पढ़ा दें, 2 लेक्चर बढ़ गया, या 6 लेक्चर लगाए हैं तो 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसा होता है. ठीक है ना? ठीक है, ओके. सो ये बैच अब हम आज से स्टार्ट करके मार्च, अप्रैल, मई, जून ऑब्लिक जुलाई जाएगा. दैट मीन्स कि अभी भी दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच इज एट दैट लेवल. और ये बैच कैसे चलने वाला है? तो ये बैच चलने वाला है मंडे से लेके सैटरडे तक. मतलब ये रनिंग मतलब फुल बैच है, मतलब ऐसा नहीं इसमें ऑल्टरनेट नहीं है, ऐसा ऑल्टरनेट नहीं है. बिल्कुल मंडे टू सैटरडे चलेगा बैच, और मतलब मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे टेस्ट, ऐसा कुछ करके हम चल रहे हैं लेके इस बैच में. ठीक है, ये क्लियर कर समझ लीजिएगा ध्यान से बातों को. और इसीलिए ये बैच, फर्स्ट बैच जो था हमारे पास, उसमें क्या था, मंडे ऑल्टरनेट चल रहा था. मेरा क्लास जो है उसमें मंडे होता है, वेंसडे होता है, फ्राइडे होता है. लेकिन इस बैच में क्या है, ये बैच इस बैच में क्लासेस चलने वाली है मंडे टू सैटरडे चलने वाली है रेगुलर, बिकॉज अब थोड़ा कम समय, बिकॉज वो बैच जनवरी में शुरू हुआ था, ये बैच अभी मार्च के सेकेंड हाफ की तरफ शुरू हो रहा है. समय कम है, लेकिन पढ़ना तो उतना ही सिलेबस है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो इस बैच में पढ़ रहे तमाम बच्चों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि भाई थोड़ा सा ना मेहनत कर लेना एक्स्ट्रा, मतलब इन द सेंस रिदम में रहना, क्लास के साथ चलना. ठीक है, क्लियर है? ठीक है. Am I audible and visible to everyone? Proper, everything is okay from my side? Let me know please. ठीक है. क्लियर है? बैच के बारे में जानकारी मिल गई आपको. मेरी क्लास हर दिन यहाँ चलेगी 12:30 से 12:30 से 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस बैच में. 12:30 से 2, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा मेरा. ठीक है, 12:30 PM टू 2 PM. यहाँ पे आपका रीजनिंग क्लास चलेगा. 2 PM से आपका 3:30 PM आपका चल रहा होगा क्वांट्स का क्लास, मतलब मैथ्स.
और एक आधे घंटे का ब्रेक, क्योंकि आप 3 घंटे पढ़ चुके होंगे। सोचिए हम इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि यार कहीं आधे घंटे का ब्रेक चाहिए होगा, बिकॉज 2 सब्जेक्ट वैसा पढ़ा बच्चा जो थोड़ा सा नो प्रैक्टिस वाला है, बल्कि है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे, इसके बाद आपको इंग्लिश नज़र आएगा। इसके बाद आधे घंटे के ब्रेक के बाद 4 बजे से आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। 4 PM टू 5 PM आप यहाँ पर इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का टाइम है, ये ध्यान रखिए। ये हमारा स्केड्यूल है इस बैच का, ठीक है। जीए क्लास आई थिंक 27 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 27, आज 20 है ना, एक हफ्ते बाद शुरू करेंगे अपन जीए इसमें, ठीक है ना। और 27 मार्च से अपन जीए स्टार्ट करेंगे इस बैच में, ठीक है। 27 मार्च से क्लियर है। टाइमिंग को लेकर क्लियर है आप लोग। 12:30 से 2 मैं मिलूंगा आपको रीजनिंग के लिए, 2 से 3:30 आपको शांतु सर मिलेंगे क्वांट्स के लिए, 4 से 5 आपको ओडिशा में मिलेंगे इंग्लिश के लिए। ये लेक्चर का टाइम शेड्यूल है इस बैच में, ठीक है। ये बैच आपका प्रॉपर प्री प्लस मेंस बैच है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स या सिर्फ मेंस, नहीं, प्रॉपर दोनों को ही तोड़ा जाएगा प्रॉपरली। मतलब एकदम एक एक चीज़ दोनों को इक्वली, दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मतलब फाउंडेशन, ऐसे कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे तो पढ़ने का जो तरीका होता है बस वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी टॉपिक है लेट सपोज, तो उसको यहाँ से शुरू करके हम लोग बिल्कुल उसको टॉप पे लेके जाएंगे। मतलब इस सेंस यही होगा, मतलब यही डिमांड है और यही हमें पूरा करना है, ठीक है। तो दोनों ही सेगमेंट कवर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसा कि हम फाउंडेशन फर्स्ट में कर रहे हैं ऑलरेडी। जो फाउंडेशन फर्स्ट के स्टूडेंट है, अगर कोई क्लास को देख रहा है तो वो बता सकता है कि हम लोग फाउंडेशन फर्स्ट में कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, या सिर्फ मेंस पढ़ रहे हैं, या दोनों पढ़ रहे हैं, या दोनों आधा पढ़ रहे हैं, या दोनों पूरा पढ़ रहे हैं। दोनों पूरा पढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होगा। बस ये कहना चाहूँगा कि हम लोग तो खैर पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन इन बैचेस से ना, चूँकि ये फ्रेशर्स का बैच है, ऐसे बच्चे जो शायद या तो बहुत पहले पढ़े होंगे वो फिर से पढ़ रहे हैं, या फिर वैसे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो पढ़ रहे होंगे इस बैच में। तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी आपसे होती है कि आप लोग बैच के साथ कदम में कदम मिला के चल सकें, ताकि हमारे पास जो रिजल्ट होता है ना वो पहुंचे। और जब रिजल्ट हमें मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे ग्रोथ का तरीका जो है, या वजह जो है, या एल्गोरिदम है, वो आपका सिलेक्शन है। अगर आप सिलेक्शन देंगे तभी हम ग्रो करेंगे, अगर आप सिलेक्शन नहीं देंगे तो हमारा डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोग भी शिद्दत से क्लास में पढ़िएगा। आपको पढ़ाई प्रॉपर्ली समझ में आएगी, सब कुछ क्लियर रहेगा, आप बाकी जानते हैं पढ़ाने का तरीका क्या है। सो अगर ऑलरेडी एनरोल कर रखे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, नोटबुक पेन दिमाग कंसंट्रेशन अपने साथ रखिए और क्लास में इत्मीनान से पढ़िए। इतना ही बोलूँगा मैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, चलिए ओके। सो कुछ बिंदु है जिसपे हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि ये अहम बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ द बैंकिंग एवेंजर्स बैच 0 टू प्रो लेवल प्रिपरेशन, जो आपका सवाल था उसका जवाब है ये वाला, कि ये हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे है कि भैया आप, हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं, सेकंड वाला है एक्चुअली में भाई। फिलहाल तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हम आपसे कमिट कर सकते हैं कि भाई देखो अपन ये काम कर रहे होंगे, बिल्कुल प्रीलिम से मेंस लेवल चल रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है। बाकी हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपने क्लासेस में, रेगुलर रहते हैं, आप भी अपनी कंसिस्टेंट को बरकरार रखिएगा। और बाकी एक फोकस बना के रखिएगा, बिकॉज बहुत टफ होता है कि आप किसी भी चीज़ को जिस ऊर्जा शुरू करते हैं उसी ऊर्जा से समाप्त करना बहुत टफ काम है। मतलब मजाक नहीं है ये चीज़। इसको सिर्फ कर लीजिएगा ना, सिलेक्शन का मंत्र यही है। बस जो टीचर्स बोलें उसको फॉलो कीजिएगा, उसको फॉलो करने में कमी मत रखिएगा। जैसे ही फॉलो करने में कमी रखे आप फिसल गए, क्योंकि कंपटीशन है, तुम नहीं भाग रहे हो, कोई और भाग रहा है। मसला सिर्फ इतना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप नहीं तो कोई और सही। किसी बहुत फेमस मूवी का डायलॉग भी है, तुम नहीं तो कोई और सही। बस वैसे ही वाला कहानी यहाँ भी है कि एग्जामिनर के लिए मतलब आप नहीं है तो कोई और होगा, ठीक है। ये कमिटमेंट हमारी तरफ से, ये 3 कमिटमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। वैल्यू योर टाइम टू चेंज योर टाइम, एग्जैक्टली। अपने आप को बदलने के लिए आपको खुद के टाइम को वैल्यू करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, यस। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो। हाँ, YouTube पे ये क्लास आज डेमो के तौर पे चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि जब हम कोई बैच स्टार्ट करते हैं तो आपको भी होता है ना कि भाई ये कैसा बैच है, क्या है बैच का टाइमिंग क्या है, ये सब जानने के लिए आपको
यूट्यूब पे आज का सिर्फ आज का सेशन डेमो के तौर पे दिया जाता है, लेक्चर 1। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंकिंग एग्जामिनेशंस। अब थोड़ा बहुत स्लोली मैंने आपसे बहुत बात कर लिया, अब आवश्यकता है कि थोड़ा बात किया जाए चौड़े में, मतलब कि इस तरीके से कि आपको समझ में आए कि भैया आप सही में अभी भी शांति बना के बैठे हुए हो क्या, मतलब कि अब आपकी तरफ से ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अब वो समय चला गया जब आप निश्चिंत होकर बैठे हुए थे। देखिए, हर साल बैंक एग्जामिनेशन में लगभग 6 मेजर एग्जाम्स हैं, मतलब 6 मेजर एग्जाम तो हैं ही, मतलब 6 तो खैर डन है, क्लियर। 6 मेजर एग्जामिनेशन आपके सामने आते हैं बैंक में, पहले इस 6 को ही समझ लेते हैं। और मेरा आपसे एक ही डिमांड होगा, आपका जो बच्चा अभी शुरू कर रहा है ना, जो अभी शुरू कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाले एग्जामिनेशन को लेकर आप भावुक नहीं होंगे। अगर आप इस बात को मानेंगे तो आप सफल होंगे। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि कई बार आप तैयार नहीं होते हैं और फिर आप क्या करते हैं, कूद जाते हैं युद्ध में, तो आप धराशायी होंगे, जाहिर सी बात है। आपको अगर वो सारे कर्तव्य नहीं आते हैं, वो सारे उस जिस मान लो कि भैया आपको युद्ध में जो चाहिए शस्त्र, उसमें आप धनुर्धर बढ़िया नहीं हो पाए, अगर आप तो गए आप तो मारे जाएंगे ना, वही वाली कंडीशन यहाँ होती है। और बच्चे उससे डिमोटिवेट होकर फिर अगला परीक्षा में बर्बाद हो रहे होते हैं। तो एक कमिटमेंट चाहिए आपके तरफ से, एक प्रॉमिस भी चाहिए आपके तरफ से कि भाई साहब, आप चूंकि अभी शुरू कर रहे हो और आप अगर फ्रेशर हो, अगर आप अनभिज्ञ हो, भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत ऊपर पर जानते हो, आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़े हो, हल्का हल्का यहाँ से थोड़ा कूद के वहाँ से, थोड़ा वहाँ से कूद के, थोड़ा वहाँ से कूद के, ऐसे से पढ़ के इकट्ठा किए हो कुछ अगर, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी अभी तैयार नहीं हो। तो अभी अपकमिंग एग्जाम जिसके बारे में चर्चा लोग कर रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से, RBI असिस्टेंट, मुझे नहीं पता वो कब आने वाला है, मैंने अभी इस पर चर्चा नहीं किया, जब आएगा तो देखा जाएगा, तो क्योंकि इस पर फालतू 50 और बवाल करने से कोई मतलब ज़्यादा है नहीं। तो RBI असिस्टेंट जब आएगा, तो आएगा, मुझे लगता है तब तक आप तैयार नहीं होंगे। तो बेटर ये है कि उसके बाद भी आपके पास बहुत बेहतरीन विकल्प हैं, जिसमें से उस 6 में से 4 परीक्षाओं के बारे में तो आपका डेट भी क्लियर है। ठीक है ना, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, 4th आपका है IBPS क्लर्क, 5th आपके पास है SBI PO, 6th आपके पास है SBI क्लर्क। ठीक है ना, ये 6 वैकेंसी हैं जो आपके बैंक एग्जामिनेशन में सूरमा वैकेंसी है, मतलब बेस्ट। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक चीज कि आप इन 6 परीक्षाओं को ही, अब इसमें से देखो ये 4 एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसके डेट भी क्लियर हैं। इनके डेट जो है ना, एग्जाम का डेट कब है, इसका डेट कौन सा है, इसका डेट प्रीलिम्स का कब है, मेंस का कब है, इसका प्रीलिम्स का कब है, मेंस का कब है, इसका प्रीलिम्स का कब है, मेंस का कब है, सब कुछ तय है। उसके बाद भी बच्चे कहां बैठे हैं, अरे छोड़ो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है ऐसी वाली फीलिंग में बच्चे घूम रहे हैं। और फिर पता क्या बोलते हैं बाद में आके, अगर टीचर डांट दे तो बच्चे क्या बोलते हैं फिर कि अरे सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर। क्या बात कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर। आपका कंपटीशन करने का जो तोल मोल है वो गलत है। आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम है, अरे नहीं सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अरे दुष्ट इंसान, अभी जब मालूम है तुम्हें कि RRB PO का एग्ज़ाम कब है, RRB क्लर्क का एग्ज़ाम कब है, IBPS PO का डेट क्या है, या IBPS क्लर्क का प्रीलिम्स और मेंस का, सबका डेट प्रीलिम्स मेंस सब कुछ तय है, पता है, सब कुछ क्लियर है। तो इसका नोटिफिकेशन जब आएगा ना, तो सिर्फ वो आपसे फॉर्म भराएगा, मतलब ये पूछेगा आपसे तुम भरना चाहते हो फॉर्म, एग्जाम देना चाहते हो क्या, तो हाँ, आप वो हाँ करेंगे बस और कुछ नहीं। आपको एक डेट मिलेगा और टाइम मिलेगा, मतलब सिर्फ वो है, डेट तो खैर मालूम ही है, बस टाइम मिलेगा आपका कि फलाना डेट में इस टाइम पे एग्जामिनेशन है। तो ये बात ध्यान से रखिए, बात को ध्यान से। अभी आप सुनने पे हैं या फिर अगर आप अभी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए तो पहले शिद्दत से एक बार डेडिकेटेड स्टडी कीजिए। ये उछल कूद करके इतना ईजी थोड़ी है यार। दुनिया ना बहुत इस तरीके से चल रहा है आजकल, बहुत सोफिस्टिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं लोग। थोड़ा भी उधर उधर नहीं आउटपुट नहीं दे पाता है चीज़ों का। अच्छा तभी रहेगा जब आप प्रॉपर्ली सब कुछ पढ़ रहे होंगे। और जब तक पता है ये सब हो रहा होगा ना, उसी बीच में इन दोनों का नोटिफिकेशन आ जाया करता है, इसी के किसी के बीच में आ जाएगा। RRB क्लर्क हुआ, अभी IBPS क्लर्क का मान लो नोटिफिकेशन आ गया, IBPS का मान लो नोटिफिकेशन आ गया, उसी बीच में SBI PO अपना पटक दिया साथ में, जाओ, या SBI क्लर्क पटक दिया बीच में। तो इन्हीं सब के बीच इसी के 4 में से इस 2 के नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द में इसका नोटिफिकेशन आ जाया करता है। और ये हर साल का बात है, नया बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ भी। ये तो होगा 6 मेजर एग्जाम्स जो आपके पास हैं, और इसकी वैकेंसी कितनी होती है हम आपको रफ आइडिया देते हैं, जो पिछले रेफरेंसेस उसके आधार पर आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। RRB PO अप्रोक्सीमेटली 5-6,000, ठीक है ना। RRB क्लर्क उसी के आसपास मान लेते हैं, हम यहाँ भी मान लेते हैं 5 के आसपास, तो 10 हो गया आपके पास।
20 हो गया यहाँ पर, और ये आपका हो गया 25 और ये 30 हो गया आपका, 30 और 32। ये अकेले आपके पास ये नोटिफिकेशन है ना, ये 30K वैकेंसीज कैरी करते हैं। 30,000 के आसपास वैकेंसी ये कैरी करता है, जो आपके सामने अभी है, जो प्रीवियस रेफरेंसेस उसके आधार पे बात कर रहा हूं मैं। ये 6 एग्जाम्स अकेले आपके पास 30,000 चाहिए, और इस 6 एग्जाम में अगर एक बच्चा है ABCD, मान लो 5 बच्चा है ABCDE, पांचों स्टूडेंट अगर ये एग्जाम को दे रहा है ना, तो सब एक एक ही एग्जाम के असली में, मान लो पांचों एग्जाम पांचों क्वालिफाई कर लिया, 6 का 6 एग्जाम, तो भी क्या होगा, सब लोग चूज करेंगे ना, फिर हम इसी पोस्ट पे इसी एग्जाम में जाएंगे, इसी का SBI क्लर्क ही ज्वाइन करेंगे हम। दैट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ ये कि 30,000 वैकेंसी तोड़ा हुआ वैकेंसी नजर आता है, तो इसलिए बच्चों को लगता है कि अच्छा RRB PO 5,000 वैकेंसी दिया है। अरे दोस्त भाई, उस 5,000 पे ना जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे ना, वो शायद कोई और भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसका सीट खाली रहेगा। दैट मीन्स आपके पास वो एक सीट जो है ना, काउंट करें 30,000 वैकेंसी निकल के आता है यहाँ से। सोचने का तरीका ठीक कीजिए पहले तो। इसके अलावा आपके पास जैसे कि अभी RBI असिस्टेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, RBI असिस्टेंट आपके सामने आ जाएगा। अभी आपके सामने एक LIC का एग्जाम आ गया था। ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारे कुछ रैंडम BOB अपना एग्जाम ले लिया, सिंगल एग्जाम मणिपाल वाला, या कोई और अपना अलग से कोई इंश्योरेंस का एग्जाम आ गया। तो ऐसे ऐसे जब एग्जाम्स आया करते हैं ना, तो वो एग्जाम्स असली तौर पे देखा जाए तो आपको समअप करके ये 40 तक पहुंचा ही देते हैं। तो हर साल बैंक की वैकेंसी जो होती है लगभग 40,000 होती है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन लोगों का नज़रिया ऐसा है कि वो हमेशा इसे 2,000, 4,000 या 5,000 या 7,000 या 10,000 इसी तरीके से देखते हैं कि इतनी वैकेंसी है। और सोचिए 40,000 वैकेंसी, मतलब कि ये आउटकम है बिल्कुल, मतलब ये ज्वाइनिंग है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास नहीं करने वाली कुव्वत ही बहुत सारे बच्चे में नहीं है, मतलब होता नहीं पास हो पा रहे हैं। क्यों भाई? पता नहीं क्यों, रीजन नहीं पता। लेकिन जबकि प्रीलिम्स एग्जाम का जो नेचर है खास तौर पे इतना सेट है कि मतलब प्रीलिम्स एग्जाम निकालने में जो बच्चा शिद्दत से पढ़ लिया, ऐसा नेचर है अपने बैंक में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, पहले से पेपर आउट है, पहले से क्लियर है कि क्या पूछने वाला है क्लर्क, क्या पूछने वाला है PO, ये बहुत पहले से क्लियर है। फिर भी बच्चा प्रीलिम्स में फंस रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसका मतलब है कि आप या तो शिद्दत से पढ़े ही नहीं हो कभी। आपको अभी आपका ना वो साफ करता हूं थोड़ा सा, आंख साफ करते हैं आपका, मतलब कि तो नजरिया दिखाते हैं आपको क्या होता है। लेट सपोज वी टॉक अबाउट रीजनिंग पेपर। हम मान लो आपके रीजनिंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं, रीजनिंग के पेपर की बात करते हैं बैंक PO एग्जामिनेशन में, और फिर मैं बैंक क्लर्क में बात करूंगा। देखो रीजनिंग का जो पेपर है, और ये मैं प्रीलिम्स में अगर बात करूं तो क्या होता है, तो इसमें मैं ब्लैंक स्पेस लेता हूं। मैं रीजनिंग का आपको आईना दिखा दूं पहले, तो आपको इससे ये भी आइडिया मिल जाए कि रीजनिंग का डिमांड क्या है, और रीजनिंग का प्रीलिम्स कैसा नेचर कैरी करता है, क्या डिमांड रखता है ये। और यहाँ पर रीजनिंग का मैं मेंस लिख रहा हूँ, रीजनिंग का मेंस क्या डिमांड करता है। साफ हो जाना चाहिए ना भाई, पहले से शुरुआत में आप तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये रीजनिंग का जो मेंस एग्जामिनेशन है, मतलब मेंस जो एग्जामिनेशन होता है जितना भी PO क्लर्क का, उसका रीजनिंग में क्या डिमांड होता है और प्रीलिम्स में क्या डिमांड होता है, रीजनिंग से क्या चाहता है वो, किस तरीके से पेपर प्लान होता है। तो खासतौर पर ये जो प्रीलिम्स है ना, चाहे वो PO हो या क्लर्क हो, ये बिल्कुल प्रेडिक्टेड होता है, एकदम पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कि तुम क्या पूछने वाले हो। मतलब आप घर से जाके ही, मतलब घर से बैठ के बोल सकते हैं हाँ ये सब आने वाला है, ठीक है ना। हम घर से बैठ के बोल सकते हैं क्या आने वाला है। देखिए मैं आपको दिखाता है ना, देखो इस रीजनिंग को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है आपका मिसलेनियस सेगमेंट। क्या होता है? मिसलेनियस सेगमेंट होता है। एक होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, ठीक है, सिटिंग और पजल्स। क्लियर है? सिटिंग पजल से वी यूज टू एक्सपेक्ट 20 to 25 रेंज ऑफ क्वेश्चन, मतलब इतने क्वेश्चन आउट ऑफ 35। यहाँ पे हमारे पास 35 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ऑन एवरेज बता रहे हैं हम, RRB में अपना अलग हो जाता है, RRB PO अलग करता है, वो नंबर 40 पूछने लगता है, तो उसी रेशियो में फिर सवाल वहाँ भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 35 सवाल है, आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे एग्जाम क्वालिफाई होता है, मैं गणित बता रहा हूँ आपको, वो गुण दे रहा हूँ, है ना। पहले से क्लियर है कि 20 से 25 के रेंज का मतलब है कि 22 सवाल, किसी शिफ्ट में 23 सवाल, किसी शिफ्ट में 24 सवाल, किसी में 21 सवाल, मतलब इस तरीके से एक रेंज डिफाइन है आपका आपके सिटिंग पजल का एग्जाम्स में होने का, प्रीलिम्स में। मतलब 4 to 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलता है। कितना? 4 to 5 सेट ऑफ सिटिंग पजल, है ना, इस तरह से। मिसलेनियस में आपके पास बचे हुए सवाल, दैट मीन्स 10 to 15 क्वेश्चन का रेंज होता है यहाँ पर। दैट मीन्स किसी में 11 सवाल, किसी में 12 सवाल, किसी शिफ्ट में 13 सवाल, किसी परीक्षा में ऐसा, ये सेट है पहले से। सारा खेल पता है किस चीज का है? रफ्तार का। अब ऐसे कोई भी क्लर्क एग्जामिनेशन नहीं है जो अभी रिसेंटली हुआ हो
जिसके कि सवाल डुएबल ना हो। क्लर्क में अगर 35 सवाल परीक्षा पूछ रहा है तो आई एम डैम क्लियर, इस पढ़ाने के अनुभव से इतना तो जरूर बता सकता हूं, पेपर को एनालाइज करने के अनुभव से, पेपर के अनुभव से, कि भाई क्लर्क के पेपर में 35 में से शायद ही इक्का दुक्का सवाल, वो भी मिसलेनियस वाला, सिंगल 1 नंबर वाला सवाल आता है, शायद वही एक आध सवाल ऐसा चर्सी दे सकता है आपको जो आपसे न हिले, मतलब या फिर उस टाइम बाउंडेशन में ना हो पाए। वो करने का तो वो भी कर लेंगे आप, लेकिन हो सकता है कि गलत होने के चांसेस रहेंगे तो आप स्किप करेंगे उसे, जैसे कि पेयर फॉर्मेशन हो गया, या फिर एक आता है मीनिंगफुल वर्ड वाला सवाल, हो सकता है वो आप नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज मतलब वो भी क्लर्क वाले में ऐसा होता है कि आप कर ले जाएंगे। पेयर फॉर्मेशन भी जो क्लर्क में देता है ना वो ईजी रहता है, पीओ में थोड़ा टफ रहेगा। तो मतलब 35 से 35 सवाल डुएबल रहते हैं आपके क्लर्क पेपर में, और उसमें ऐसा बच्चे निकालते भी हैं 35 में 34, 35 में आपके छोड़ दिया तो 34, मान लो कि आज गलत हो गया तो भैया 33.75, इस टाइप से बच्चे नंबर निकालते हैं। 35 से 35 ठोक रहे होते हैं बच्चे यहाँ पर। तो ये 100% डुएबल पेपर है, ये मानना पड़ेगा आपको, और पहले से क्लियर है ये सब चीज़, पहले से क्लियर है कि यही आएगा, 100% क्लियर है पहले से कि 4 से 5 आएगा। क्लर्क में 4 से 5 अगर पूछता है तो 4 से 5 डुएबल रहेगा। पीओ में अगर 4 सवाल का या 5 सवाल का सेट पूछता है सिटिंग पजल से, तो एक सवाल उसमें ऐसा रहेगा शायद थोड़ा सा डाइसी रहेगा, बाकी सब डुएबल रहेगा। हाँ, क्लर्क के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। ऑफकोर्स 20,000 सैलरी भी ज़्यादा दे रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। और पीओ में हमारे पास ये पता होता है कि थोड़ा सा मतलब 80% क्वेश्चन जो होगा डुएबल रहेगा, 20% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो मतलब कि थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन क्रिएट करेगा आपके लिए। बस ये है कहानी। और हर बार यदा कदा तदा वदा हर समय यही सिचुएशन आया है फिक्स, 4 से 4.5 क्वेश्चन आपका। इसलिए मैं 20 से 25 लिख रहा हूँ, मतलब 22-23 से बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको अपने आप को ना एक्सेल करना है। किस तरफ एक्सेल करना है कि क्या आपको सवाल सॉल्व करने सिटिंग अरेंजमेंट पजल का आता है, ये मेन मकसद है नहीं। एग्जामिनेशन आपसे ये पूछता ही नहीं तुम्हें सिटिंग पजल आता है कि नहीं आता ना, उसे पता है बे, एग्जामिनेशन को पता है कि क्लर्क का सवाल जो आएगा वो क्या पूछेगा कि भैया 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं, उसमें से सब लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, या फिर 4 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। बहुत गुस्सा हुआ तो बोलेगा सम पीपल इनसाइड सम पीपल आउटसाइड। मतलब बहुत ज्यादा मतलब भयंकर गुस्से में सवाल सेट किया गया हो तो क्लर्क के पेपर में सवाल आ सकता है। विदाउट वेरिएबल 8 लोग या 7 लोग या 6 लोग या 9 लोग, सम इनसाइड सम आउटसाइड, बहुत गुस्से में, तब ये रेंज है, मतलब पिक तांडवी हालत में सवाल सेट किया होगा तब ऐसा किया जाएगा। रेंज पहले से मालूम है कि तुम यही पूछोगे। फिर भी उनका गेम क्या होता है कि तुम क्या ये जो हम 20 मिनट तुम्हें देंगे इस 35 सवाल के लिए, इस क्या 20 मिनट में ये तुम 35 सवाल करने योग्य हो क्या? क्लर्क ये बोलता है। पीओ बोलता है 35 से 35 नहीं चाहिए। पीओ के लिए टारगेट क्या है? पीओ के लिए टारगेट रखा कीजिए 30 आउट ऑफ 35। मैं पहले ही से बोलता हूं, कई ऐसे तांत्रिक मिलेंगे आपको, कैसे लोग मिलेंगे पीओ में बोल देंगे हाउ टू स्कोर 35 आउट ऑफ 35 इन पीओ एग्जाम्स। अरे दुष्ट, बेवकूफ बनाना बंद कर दो, सिंपल। कोई आवश्यकता ही नहीं है 35 लाने की, पहली बात तो हम ये बोलना चाह रहे हैं। और ना ही उस 35, क्योंकि होता क्या है, एक नया बच्चा है या फिर कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ना जा रहा है, सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, हर पेपर का एक लेवल होता है। तो पीयू का लेवल ना, अगर कोई बच्चा पीयू में 30 लेके आता है तो ही और सी इज अ एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, तभी 20 मिनट में पीयू पेपर में 30 नंबर लेके आ रहा है। बात खत्म है, इसके आगे बात ही नहीं करना इसमें। क्लियर है वो बात? 30 नंबर लेके आ रहा है पीओ पेपर में, जो पीओ का नॉर्मल लेवल होता है, इस तरह रेंज रहता है, अगर वो लेके आ रहा है तो मतलब वो अच्छा स्टूडेंट है, उसको प्रमाणित नहीं करना कि वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। बात खत्म। टारगेट आज से सेट कर लेना। पीओ एग्जाम्स में टारगेट रखो 30, क्लर्क एग्जाम में 35 to 35, ये क्लियर है जो नेचर रहता है। अगर पेपर टफ हो गया तो वहां भी डिक्रीज कर देना। अब मान लो जो लेवल रहता है क्लर्क का अमूमन, उसके आधार पर बोल रहा हूँ 35 लाने का बिल्कुल टारगेट रखो क्लर्क में, बिकॉज स्पेस है। स्पेस नहीं रहेगा मैं खुद मना करूंगा, स्पेस है पूरा क्लर्क में, पीओ में नहीं रहता है भाई साहब। वो एक आध सेट ऑफ पजल दे देंगे, या तो चर्सी, या तो एक आध मतलब कि 2-4 मिसलेनियस के सवाल डाल देंगे, ऐसा ब्लड रिलेशन वाला सवाल इतना घटिया डाल देंगे कि तुमसे हिलेगा नहीं, या फिर तुम आधे जाके फंस जाओगे। तो ऐसा होगा, वो बनाएंगे माहौल। लेकिन 30 नंबर भी बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचिए आईपीएस पीओ का कट ऑफ कितना गया, 49.75 या 49.5। अब 30 नंबर अकेले तुम यहां से ला रहे हो, समझ रहे हो क्या है बे? मजाक है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। 30 नंबर बहुत बड़ा चीज होता है पीओ एग्जाम्स में। क्यों 35 के फिराक में अपने बर्बाद करना है? प्रेशर लेके बैठे माथे 35, बच्चा का नंबर आ रहा है 22, 20, 15, खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, मैं तो बोल तो रहा हूं 30 नंबर टारगेट रखो पीयू के एग्जाम्स में। अधिक परेशान दिमाग को मत करो, बाकी जगह ऊर्जा लगाओ, मैथ्स में ऊर्जा लगाओ, आपके इंग्लिश में ऊर्जा लगाओ, ये ध्यान रखा करो प्लीज। ठीक है, मैं आपको पीओ और आपके क्लर्क का दोनों का ना सब्जेक्ट वाइज टारगेट सेट करके दूंगा अभी, कि अगर इसके पीछे भागोगे ना थोड़ा कंफर्टेबल आप तमाम एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे होंगे। अभी दूंगा मैं आपको वो रेफरेंस भी, ठीक है ना।
ठीक है। ये हमेशा एडवर्टीजमेंट वाले लोग पहुंच जाते हैं हमारे पास, समझ नहीं आता, कुछ लोग ऐड करने ही आते हैं क्लास में। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम मेंस की बातें करते हैं। अब देखो, एक बहुत बड़ा वर्ग है या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेंस को लेके ना पहले से ही मतलब डाउटफुल रहते हैं, समझ नहीं आता मेंस का क्या डिमांड है। वो सोचते हैं जिस तरीके से प्रीलिम्स में हमें इतना परसेंट ऑफ स्कोर लाना पड़ता है, शायद वैसा ही स्कोर यहाँ भी लाना पड़ता होगा। ऐसा नहीं है। हम एक पीयू एग्जाम्स का रेफरेंस लेते हैं, मान लो 60 नंबर का हमारा एग्जाम है, ठीक है ना। तो इस बार के IBPS पीयू का कट ऑफ जो है वो 7 आउट ऑफ 60 है। आई थिंक ये IBPS पीयू का ही है, हाँ IBPS पीयू मेंस का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं भी आपको। IBPS पीयू मेंस का कट ऑफ कितना है? 7 नंबर 60 में से, ठीक है ना। 7 नंबर है 60 में से, ये क्लियर है पहले से, ठीक है ना। ये अब समझिए, मतलब इस बार का कट ऑफ यही है आपका रहा, 2022 वाला, जो 22-23 वाला जो रहा था। रीजनिंग का पेपर कैसा होता है मैं इसको बता देता हूं आपको, क्या डिमांड करता है रीजनिंग। इसके 3 पार्ट कर लीजिए आप रीजनिंग का। पहले तो आप रीजनिंग का 3 पार्ट कीजिए मेंस की परीक्षा में। एक आपका हो जाएगा मिसलेनियस सेगमेंट, एक हो जाएगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स वाला सेगमेंट, और एक हो जाएगा आपका LR DS एंड मशीन इनपुट वाला सेगमेंट, ठीक है। ये 3 सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं इसमें। एंड आई कैन बी वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि बहुत सारे बच्चे इसी बार जो मेंस लिखे होंगे ना, इसी बार जो मेंस लिखे होंगे, उनमें से बहुत सारे बच्चों का मेहनत इस एरिया में एकदम नहीं हुआ होगा, मतलब नहीं हुआ होगा। आई एम डैम क्लियर अबाउट दिस। और आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने भी नहीं किया है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि हाँ सर मैंने मेंस तो लिखा था, फलाना एग्जाम का मैंने एक मेंस लिखा था बिकॉज प्रीलिम्स हो गया था मेरा, लेकिन सर मुझे सर लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और मशीन इनपुट पर सर कुछ खास पकड़ नहीं था। आप कमिट कीजिए, मतलब क्लियर कीजिए ना, हाँ सर ऐसा हुआ है, मतलब जस्ट पुट इट हियर कि आपने यहाँ उतना मेहनत नहीं किया जितना आपने यहाँ किया, या फिर जितना आपने यहाँ किया होगा। नहीं करते बच्चे, ये है, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो इसी में से बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे कि सर 7 नंबर कट ऑफ जाता है सर 60 में से, सर क्या बात कर रहे हैं आप, एकदम मतलब वाहियात आदमी, आप गलत बोल रहे हैं। आप 7 नंबर कैसे हो सकता है जबकि कट ऑफ 7, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर। सात बहुत कम है, बात नहीं समझ रहे हैं। गणित क्या है, मेंस परीक्षा का गणित क्या है? वो 7 कट ऑफ बता रहा है कि भैया जो यही बात मैं भी रिसेंटली SBI के बारे में बोला तो बच्चे गुस्सा गए, कुछ बच्चे गुस्सा गए, गुस्सा हो गया कुछ बच्चे हमसे। सर आप बोल रहे हैं कट ऑफ इतना कम है, मतलब आप बोल रहे हैं सर कि मतलब कंपटीशन नहीं है। हम बोले अरे भाई कट ऑफ कम क्या दर्शाता है? मान लो रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए इस चीज को आप, कि 60 में से अगर किसी परीक्षा का 7 नंबर कट ऑफ है तो क्या जो बच्चे इसमें 20 नंबर ला रहे हैं वो मतलब क्या, मतलब कोई हिमालय पे जाके जड़ी बूटी खा के ला रहे हैं क्या? नहीं ना भाई। कहने मतलब है कि 7 इज वे फार ना, बहुत दूर है यार 7 नंबर, इतना भी नहीं चाहिए, इतना भी कष्टदायी पेपर नहीं था। इतना पेपर तो था ही कि 10-15 नंबर के रेंज में आप नंबर निकाल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और SBI के बारे में यही बोला मैं कि इतना भी नहीं है कि आप एकदम इतना ही कम नंबर ले आओगे, नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है तो मतलब ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा और इसको मतलब स्पेस है इसमें, मतलब 15 नंबर तक पहुंच सकते हैं आराम से आप। उसके लिए क्या करना है, ये मानसिकता नहीं रखेंगे तब पहुंचेगा। प्रीलिम्स का मानसिकता हटा दीजिए, मेंस का अपना डिमांड है, अपना खेल है उसका। मेंस का क्या कहता है ये कि देखो भाई, मैं सिटिंग पजल से आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे भी 60% क्वेश्चन अकेले सिटिंग पजल से होता है, मेंस में भी मिनिमम 60%, बेयर मिनिमम, मतलब बहुत कम तो 60% क्वेश्चन तो होगा ही होगा। कहां से? आपके सिटिंग पजल से, ठीक है। दैट मेक सेंस। We used to expect, let's suppose we find here 4 to 5 range set of questions here. कितने? हम मान लेते हैं 5 ही सेट ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर जब 5 सेट ऑफ पीओ का प्रीलिम्स की बात करते हैं तो पीओ के मेंस की बात करते हैं। पीओ प्रीलिम्स अगर आपसे 5 सवाल पूछता है या 4.5 सवाल पूछता है, मतलब 4 सवाल प्रॉपर एक छोटा, तो आपको वहां ना एक सवाल स्किप करने का स्पेस है पीओ प्रीलिम्स में।
अगर मान लो एक आध सवाल अच्छा है तो आप एक सवाल स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये पीयू के मेंस में ऐसा नहीं है कि 5 सवाल पूछा तो 4 करना पड़ेगा, नहीं भाई साहब, आपको कंपटीशन में रहने के लिए सिर्फ 2 सवाल करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 सवाल करना है। ये कंपटीशन में रहने के लिए, जीतने के लिए मतलब थोड़ा सा और अच्छा, क्योंकि आपके पास 2 सेगमेंट और है। अगर आप सब पे बहुत अच्छे से मेहनत कर रखे हो तो यहां से भी नंबर निकालोगे, आप यहां से भी नंबर निकालोगे, ओवरऑल आपके पास 18-20 के आसपास नंबर निकल पहुंच जाएगा, जो कि एक अच्छा स्टैंडर्ड नंबर होता है पीओ के मेंस परीक्षाओं में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे 2 तो कर लो, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 3 करने की क्षमता जनरेट कर ली है, आप मतलब इतने प्रैक्टिस कर चुके हो, आप इतना अच्छा सीख चुके हो, आपके 3 सवाल कर पा रहे हो आप, तो फिर आप बहुत लोगों से बहुत ऊपर हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये डिमांड है मेंस का। डिमांड मेंस का ये नहीं है कि आप यहाँ पे 4 में 4 कर रहे हो, 5 में 5 कर रहे हो, यहां भी करना है, नहीं करना है। पहले इस बात को क्लियर कर लो भाई, यहां पे डिमांड हमारे पास कम है, सिर्फ 2 सवाल सिटिंग पैनल का मिला के 2 सवाल कर लो, 3 सवाल कर लो तो खैर बहुत जबरदस्त बात हो गई। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट मिसलेनियस, इस मिसलेनियस का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं समझाता हूं। जैसे कि सिलोजिज्म चैप्टर मिसलेनियस के अंदर आता है, यहां काउंट होता है, इसी का मेंस वाला पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग का मेंस वाला पार्ट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज का मेंस वाला पार्ट, इनइक्वालिटीज का मेंस वाला पार्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस का कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, एक्सिस बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर यहां पे हम आ जाएं तो इसी का हमारे पास आपके पास ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, तो उस पार्ट की बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे पास यहां पे भी बिलो 10, बट हाँ इसमें 7 से 8 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन हम लोग रखा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे हम 7 से 8 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पे 4 to 5 सेट का मतलब है 50-25 नंबर, यहाँ 7 से 8 हो गया, इस तरीके से हमारे पास है। एलआर से हम लोग आजकल थोड़ा क्वेश्चन 5 to 10 के रेंज में देखा करते हैं, मतलब कभी 7 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 8 क्वेश्चन, कई बार 10 भी क्लर्क एग्जाम, कुछ क्लर्क एग्जाम पिछले साल हुए, इसमें 10 पूछ दिया गया है, सीधा लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, अकेले 10 सवाल इसी से है। ये हो गया। डेटा सफिशिएंसी से भी हम लोग को 2 से लेकर 4 के रेंज में सवाल देखने को मिल जाया करते हैं। अगर मशीन फुट पूछ रहा है, या तो मशीन फुट पूछेगा, या तो यहाँ से मिसलेनियस में आपका न्यू पैटर्न कोडिंग पूछ देगा, तो ये हो जाता है। ये चीज़ आपके पास है। मशीन फुट भी आप काउंट कर सकते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब 4 से 5 सवाल, ऐसा कुछ। ठीक है ना। तो अब ये सिचुएशन आपके पास है, तो मेरा ये कहना है कि आप अभी से ना एक वो ड्रॉ कीजिए कि हमें इतना तक, तो इतना का तक पीछा करना ही करना है भाई साहब। अब मान लो मिसलेनियस हमारे पास क्या है, तो 7 से 8 सवाल है, ओनली ट्राई टू गेट 50% ऑफ दैट, ट्राई टू गेट 50% ऑफ दैट। दैट मींस मान लो 7 से 8 सवाल पूछे, आप 4 सवाल करने योग्य हो गए ना भाई, ये आपका डिपार्टमेंट है। 5 सवाल है तो 2 या 3 सवाल करने के योग्य हो गए ना भाई, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 5 सवाल ही होता है, कई बार क्या करते हैं ये लोग, 4 सवाल फुल पूछ देंगे, मतलब 5-5 नंबर वाला, 2 सवाल पूछ देंगे 3-3 नंबर वाला। तो आपने 2 किया, मान लो 4 सवाल जो मेजर क्वेश्चन 4 हैं उसमें से 2 कर लिया, और 2 छोटे छोटे वाले क्वेश्चन में से 1 कर लिया, तब भी काम हो गया। तो मेरा ये कहना है कि मतलब इस तरीके से आप यहाँ निकाल रहे हो। एलआर में मान लो कि 8 सवाल पूछा गया, तो ट्राई टू गेट 50% ऑफ दैट एटलीस्ट। लेकिन 50% की इतना मेहनत कर लो कि 50% वहां पे ग्रैब करने के लिए कष्ट ना हो रहा हो। आप एक्यूरेसी की जो डिमांड कर रहे हो खुद से, मान लो 5 सवाल अटेम्प्ट किए तो 3 सही होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ। इस लेवल पर रहिए आप यहाँ पे, तो ये चीज़ आपके पास हो जाएगा। डीएस में तो खैर अगर कोई बच्चा ध्यान से डीएस पढ़ लेगा ना, अच्छे से पढ़ेगा, तो डीएस में अगर 4 सवाल पूछा तो 4 के 4 नंबर आपके पास हैं, 2 सवाल पूछा 2 के 2 आपके हैं, 3 पूछा 3 के 3 आपके हैं। डीएस में जानता हूँ बच्चे से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, गलती कर देते हैं। ठीक है ना। तो गणित मालूम होना चाहिए कि क्या डिमांड करता है मेंस एग्जामिनेशन। तो रीजनिंग का मेंस ये रहा आपके पास। मान लो आपके पास, हम आपको नंबर जोड़ के दिखा रहे हैं कि आप बेयर मिनिमम जो अप्रोच लेके चलेंगे तो भी कितना ग्रैब कर सकते हैं। लेट सपोज आप 5 में से 2 सवाल सॉल्व करते हैं, 5-5 नंबर वाला, 10 नंबर आपका यहाँ इकट्ठा होता है, 4 नंबर यहाँ इकट्ठा हो रहा है। एलआर में आप मान लो कि 8 सवाल पूछा गया, आप उसमें से 5 अटेम्प्ट कर पाए, आपके 3 सही हैं, ठीक है ना, तो आपको 2.5 नंबर यहाँ मिल गए। वैसे 2 नंबर के सवाल भी होते हैं इसमें, मैं 2 नंबर भी बाद में समराइज कर लेंगे, ठीक है ना। डीएस के लेट सपोज डीएस के आपके पास 3 सवाल पूछे गए और आप उसमें से 3 सही करने की क्षमता रखते हैं। अभी हम मशीन पुट या न्यू पैटर्न पे छोड़ देते हैं, बिकॉज पे ना थोड़ा डाइसी रहता है मशीन पुट के भी लैंग्वेज। वो लोग मतलब इन द सेंस लॉजिक कई बार ऐसा कष्टकारी डालते हैं मेंस परीक्षाओं में, और पीयू के मेंस में तो खासतौर पर अगर मशीन पुट पूछा गया तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो डुएबल होता है, क्योंकि वो या तो ऑब्लिक में रहता है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग को जानते हो आप, तो मैं रियल बातें कर रहा हूँ जो कि मतलब बिल्कुल जिस तरह से लेके चलना है आपको माइंड से जीतने के लिए। 10, 4, 14, 14 और 5 हो गया आपका 19, 19.5। इसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 2 नंबर वाले होंगे। दैट मीन्स कि आप 20 प्लस अगर 20 के आसपास एक्यूरेट वाला अटेम्प्ट काउंट कर रहे हैं, मतलब स्कोर काउंट कर रहे हैं, तो उसमें 2 नंबर वाले 2 सवाल भी अगर हो गए तो 22-23 नंबर आप पहुंच रहे हैं। कितने पहुंच रहे हैं? 22-23 मार्क्स पहुंच रहे हैं, जो किसी भी मेंस मतलब पीयू के लेवल के अगर मेंस की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मार्क्स है। ये नहीं बोलूंगा एक्सेलेंट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज इस बात का क्यों बोला पता है मैं अभी
क्योंकि कुछ लोग मतलब निकाल देंगे, अच्छा सौरभ सर ने अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि तुम 20 नंबर ले आओ, बहुत अच्छा नंबर है मेंस परीक्षा में, उनका मेन का लेवल सौरभ सर का अच्छा नहीं है, मेंस का लेवल उनका अच्छा नहीं है। अरे भैया ये हवा बनाना ना बंद कर दो, पैंट गीली हो जाएगी अगर मेंस के सवाल आके सॉल्व कर लो रैंकर्स बैच में। तो बस ये बात हमें मानता हूँ कि यूट्यूब पे ज़्यादा मेंस नहीं पढ़ाता हूँ, उसका अपना वजह है। लेकिन आज मैं इस सेशन के जरिए ये बोलना चाहूँगा तमाम लोगों से, पूरे इंडस्ट्री में बोलना चाहूँगा, मन करे ना तो रैंकर्स का और रैंकर्स प्रो का और कॉन्क्वेस्ट का आगे सवाल सॉल्व कीजिए। ऐसे तमाम मेरे मेंस के बैच ऐप पे चलते हैं, आगे सॉल्व कीजिए। लेकिन कृपया एक बहुत हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मतलब मत फैलाया करो कि ये नहीं मेंस नहीं पढ़ाते हैं, मेंस नहीं पढ़ाते हैं। बहुत शिद्दत से मेंस पढ़ाते हैं, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, गीली हो जाएगी पैंट, सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे सवाल करा देते हैं हम क्लास में, ऐसे रैंडम सॉल्व कराते हैं, रैंडम। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बात, ये सच में मैं स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, अपने स्टूडेंट तो बहुत प्यारे हैं। ये बातें मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों से जो बच्चों पता क्या फैलाते रहे, जो अपना खुद का उनका प्रमोशन का तरीका पता क्या है, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का प्रमोशन का तरीका ये है, क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना शांति से क्लास ले रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं, भाई अपना एल्गोरिदम ऐसा है, अब हमारा एल्गोरिदम ही ऐसा है कि हम प्रीलिम्स पे प्रैक्टिस कराएंगे, एप्लीकेशन पे सब कुछ पढ़ाएंगे। मेरा ये अप्रोच है भाई साहब, हमारा ये पूरा अप्रोच ऐसा है, हमारा एल्गोरिदम ऐसा है। क्योंकि हमें पता है कि यूट्यूब पे हम झूठ का बकवास करके कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा करके, हम बच्चे को ना अधकचरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो चावल होता है ना जो आधा कच्चा होता है आधा पक्का होता है, सबसे घटिया वही होता है, ना इधर का ना उधर का, समझ रहे हो बात, वो रखा ही रह जाएगा। कभी मान लो कुकर में आप चढ़ाया वो चावल और आधे में बंद करना पड़ जाए, उस चावल को आप वापस डब्बे में नहीं डाल सकते हो और ना पेट में डाल सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को इमोशनली ऐसा ब्लैकमेल करते हैं कि मैं सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, और फिर वो किसी एप्लीकेशन पे भी होते हैं। मैं इस सेशन के जरिए फिर से एक लाइन बोल दूं कि जो लोग ये दावा करते हैं कि मैं यूट्यूब पे मेंस पढ़ाता हूं, उनको किसी एप्लीकेशन पर रहने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं हो तो निकल लो वहां से प्लीज। तो ये दावा तुम ठोक के बोल देना कि मैं यूट्यूब पे मेंस पढ़ाता हूं। एकदम क्लियर कट बता रहा हूं मैं, एकदम क्लियर कट बता रहा हूं। अगर तुम मेंस मतलब मेंस करके दूसरे को तुम नीचा दिखाना चाहते हो कोई, तो ध्यान रखना कि आ जाना क्लासेस में एप्लीकेशन पे हमारे, बिकॉज हम मेंस एप्लीकेशन पे शिद्दत से पढ़ाते हैं, बिकॉज हमें लगता है और बहुत क्लियर कट लगता है कि यूट्यूब पे नहीं हो पाता है मेंस। चलिए ठीक है। हाँ मतलब कोई लल्लू पच्चू वाला, क्या बोलते हैं, लल्लो चप्पो वाला बात क्या करना भैया, हम पढ़ाएंगे भी और दिखते भी नहीं हैं। महीने में एक बार आएंगे और कैपिटल में बड़ा सा थंबनेल पे क्या लिखवा देंगे, मेंस, और 2-4 लॉन्डो को सेट कर लेंगे, 50 जीमेल बनवा देंगे उससे, और बोलेंगे जाओ हर जगह जाकर कमेंट करो, क्या कि फलाना जो है लंबा आदमी जो है, कौन लंबा है, ये लंबा जो है वो पढ़ाता है अथी, और ये फलाना जो है पढ़ाता है मेंस। ये क्या करता है, इसके बच्चे हवा में सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी अप्रैल आ रहा है ना, सुनो अप्रैल आ रहा है ना, मज़ा आएगा। सन्नाटे में पता क्यों मैं शांत क्यों, बहुत दिन से अप्रैल का इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 अप्रैल का, फिर बताता हूँ। हाँ क्योंकि समझा रहा हूँ, समझाना बहुत, जब क्योंकि पता है क्यों बोलना पड़ जा रहा है। कई बार ऐसा देखता हूँ कि फलाना कमेंट कर रहा है कि क्यों कर रहे हो भाई, अपना पढ़ाओ तुम जाके, हम अपना पढ़ा रहे हैं। हमें पता है इस सबसे बहुत नफरत है, ये जो हम कर रहे हैं फिलहाल, जो हम अभी कर रहे हैं, इससे मुझे खुद नफरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं करना पड़ जाता है, कई बार समझाना पड़ता है इस तरीके से आके ठीक है, नहीं कई बार उतरना पड़ता है सफाई करने के लिए, इस लेवल पे आना पड़ता है। ठीक है, चलिए। So I hope the picture is very much clear about this prelims and mains examination. What is the demand of reasoning in the prelims examination? How we need to get this marks, and of course, what is the picture of this mains reasoning examinations? मतलब मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, या कैसे हम उसको अप्रोच करना है, कितना डिमांड करता है, कैसे उसको कैरी किया जाए, वो भी समझ में आ गया होगा। दोनों जगहों पे अपना अपना अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पर अच्छा ये 20-22 नंबर जो हम बोल दे रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खासतौर पे यहाँ पे बहुत मजबूत रहना पड़ता है। जब तक फाउंडेशन अच्छा नहीं रहेगा तब तक आप मेंस में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग जड़ से लेके चलते हैं बच्चे को फुलंगी पे, मतलब ऊपर। कुछ लोग सीधे ऊपर ही की बात कर रहे होते हैं मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा बच्चा, वाह, अबे वहां कैसे पहुंचा देगा, पहले यही चढ़ेगा ना ठीक है। तो ये क्लास कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए, बता दो मैं मेरे क्लास का टाइम क्या रहने वाला है।
इस क्लास का टाइम रहेगा मेरा जो ये बैंकिंग फाउंडेशन 2 है मेरा ये बैच, इस साल का सेकंड फाउंडेशन बैच है और इसका नाम है द बैंकिंग एवेंजर्स 2.0। ये बैच जो होगा 12:30 से 5 चल रहा होगा, 3 सब्जेक्ट आपके पास 12:30 से 5 में कवर होगा। इसके बाद शाम के टाइम में आई थिंक 8 या 9 बजे आपका जीए क्लास है, 9 बजे आई थिंक। तो 12:30 से 2 रीजनिंग, 2 से 3:30 क्वांट्स और 4 से 5 आपका इंग्लिश चल रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर? ओके चलिए, सो बस एक मेरा रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से, अब मैं फिर से बता दूं ये वाला बात, आप बस क्लास में रेगुलर रहिएगा। जो बच्चे क्लास में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं इस बैच में हमारे, आप सभी से रिक्वेस्ट है बस रेगुलर रहना क्लास में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप घर पे ही रहना है। ओले पड़े, बारिश हो रहे, बारिश की बड़ी बूंदें हो, छोटी बूंदें हो, हैं, बहुत भयंकर गर्मी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एट एनी कॉस्ट यू नीड टू बी देयर इन द क्लास, अदरवाइज लाइव या रिकॉर्डेड, नेक्स्ट क्लास से पहले पिछला रिकॉर्डेड, कुछ भी कर लेना है, मतलब कर लेना है। रिकॉर्डेड की सुविधा भी है, पूरे हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी पहुंचेगा आप तक। तो मान लो कभी ऐसा होगा कि नहीं उस टाइम में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, कर लिया, अगर आप लाइव करने के आदी हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका लाइव जो होगा नेक्स्ट क्लास आप मत कीजिएगा, जब फिर पिछले का रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, मतलब एक सीरीज में देखिएगा क्लास को। बिकॉज जिस तरीके से आप मूवीज़ की जो सीरीज देखते हैं टीवी पे, मतलब जो आपके OTT पे सीरीज आया करती हैं अलग अलग, तो ये सीरीज जो होती है ना, ये सीरीज़ को ना जिस कैसे देखते हैं आप, एपिसोड 1 एपिसोड 5 ऐसा देखते हैं क्या? नहीं, एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3, कुछ समझ में नहीं आएगा एपिसोड 5 में क्या हो जाएगा फिर। तो बस ऐसी क्लास देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ अर्जेंट काम है तो ये रोक दीजिए और फिर रिकॉर्डिंग देखिए, फिर वापस देखिए। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा भाई साहब, किसको डाउट है इस चीज़ का? एप्लीकेशन पे एक लाइन में समझा रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट वाइज बात करता हूँ हमेशा। एप्लीकेशन पे कुछ भी क्लास चल रहा है या फिर इस वीडियो फॉर्म में कोई भी क्लास चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो या वीडियो हो, आपका एप्लीकेशन हो, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। 100 बात की एक बात, इस बैच का सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में हम बता भी देंगे, मतलब कल के क्लास में बता देंगे आपको हम। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा कल या परसों की क्लास में आपको हम चैट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है? क्लियर है? यस। चलिए, मुझे लगता है मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आपको एक और बात बता दूं, हाँ ये बैच बैंक महापैक का पार्ट है। मैं आपको एक और बात बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखो मैंने इसमें 3 पार्ट बताया भी है आपको। ये 3 पार्ट है रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई व्हाट इज वर्बल रीजनिंग, तो जिसमें हमारे पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, ठीक है ना? जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जहाँ मिल जाया करते हैं, LR नहीं, LR को स्किप करके, सिटिंग अरेंजमेंट पजल हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ये सब आपके वर्बल रीजनिंग में आ जाएगा। बाकी एनालिटिकल रीजनिंग को आप बोल सकते हैं मशीन इनपुट हो गया, आपका सिलोजिज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसमें एनालाइज करते हैं आप चीज़ों को। ये क्रिटिकल ऑब्लिक लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एजम्पशंस, आर्गूमेंट, ये सब चीज़ें हैं। सिलेबस में आपको अलग से भी लिख के दूंगा अगली क्लास में कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ दिस, एक PPT में पूरा लिखा रहेगा, सिलेबस एलैबोरेटेड रहेगा, ठीक है? हाउ टू क्रैक रीजनिंग इन बैंक एग्जामिनेशन। 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं हर एक क्लास में जब शुरुआत करूंगा टॉपिक का, तो सबसे पहली बात कि टॉपिक वाइज स्टडी कीजिएगा, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे मान लो आप चल रहे हो, ठीक है ना? यहाँ नहीं लिखता मैं, उस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है? कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, की पॉइंट्स हैं, इसका ख्याल आप रखिएगा और उन लोगों से बचिएगा जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एकदम मत बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, जो बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं, हम तो ये उखाड़ देंगे, हम तो इसको आग लगा देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसी मानसिकता को उत्पन्न होने मत दीजिए दिमाग में। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, पूरा कीजिए, क्योंकि वही आउटकम्स जो है ना वो आपको कंसिस्टेंसी प्रदान करेगा। लाइफ में कभी भी ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट सेट कर लोगे ना तो फुस हो जाओगे। फुस समझते हो क्या होता है? जीरो, बिल्कुल खत्म, करेगा ही नहीं, दिमाग को आदत ही नहीं उतना कुछ कर पाने का, और कंसिस्टेंट कैसे रह पाओगे तुम? दिमाग कंसिस्टेंसी, कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, सर हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडीज। My answer is get the output and be consistent. Try to get the output of what you are doing. जो भी आप कर रहे हो उसका आउटकम देखोगे ना, जब आउटपुट दिखेगा ना तो आप रोक ही नहीं पाओगे खुद को। 2 तरह का दुकानदार मान लो आप, एक दुकानदार जिसका कि धंधा जबरदस्त चलता है, एकदम गजब चलता है, उसकी दुकानों में गजब भीड़ रहती है। आप नोटिस करना अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में, उस दुकानदार को ना आप छुट्टियों के दिन में भी देखो दुकान खुलेगी उसकी। तो कोई ऐसा नॉर्मल छुट्टी भी है, कोई बहुत भयंकर छुट्टी है तो फिर अलग बात है, नॉर्मल छुट्टियों में भी उसको दुकान खुलेगी। पता है क्यों? उसे आउटकम का अपेक्षा है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। और जिस दुकानदार का नॉर्मल डेज में भी बहुत ऐसे नॉर्मल चलता है, वो छुट्टियों के दिन में उसको दुकान जरूर शटर गिरा रहेगा, बिकॉज पता है कि यार जब ऐसे नॉर्मल डे में आता नहीं तो छुट्टी में कौन आएगा।
यस और नो? अरे बोलो, यस और नो? समझ में आई बात ये वाली? ऐसा देखा आपने प्रैक्टिकली, आपने देखा कि नहीं देखा? बस वही वाली बात मैं कह रहा हूं। लोग पूछते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक राज है। आज मेहनत करूं, आप सिलेक्शन मत दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इतने शिद्दत से। मुझे इतने शिद्दत से पढ़ाते हुए पता क्यों देखते हो आप? बिकॉज मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों का आता है, सर हो गया सर, यहां हो गया सर, थैंक यू सर। वो तो थैंक यू सर और वो जो हो गया है ना, ये लाइन ये प्रेरित करता है इस इंसान को कि ऐसे ही झोंक के रखो अपने आप को। 9 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। ये 3-4 साल वाले लोग, 5 साल वाले लोग जो है ना उछल रहे होते हैं। माई लाइव एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन, माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन। और फिर हल्ला क्या हो जाएंगे, अरे जो एग्जाम देगा उसको समझ में आएगा ना कि एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है। अरे दुष्ट, अब हम एग्जाम देते नहीं, हम पेपर सेट करने वाले लोगों में आ गए हैं। कहाँ हो तुम अभी? तुम परीक्षा दे के ही बच्चों को समझाओ, हम पेपर सेट करके समझा रहे हैं। लेवल ही नहीं समझ रहे हो अभी, क्या बात कर रहे हो बे? मतलब बचकानी हरकतों से बाहर निकलो ना। आपको देने में आप एलिजिबल हो तब तो दो। मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ एग्जाम के लिए। अब तुमसे उम्र ज्यादा है, एक्चुअली मैंने बात नहीं समझ रहे हो। तुमसे उम्र ज्यादा है, सकल मासूम लिखता अलग कहानी, लेकिन बहुत उम्र ज्यादा भाई तुमसे, सही बता रहा हूँ मैं। तो तुमसे क्या बहुतों से उम्र ज्यादा है, मैं बता रहा हूँ एलिजिबल ही नहीं हूँ मैं एग्जाम के लिए, इतना बोल रहा हूँ मैं क्लियरली। तो ये वाली बात है यार, अब ऊपर उठ चुके हैं उस चीज से। ठीक है, पेपर कैसे बनता है उस बात उस पर करते हैं अब हम। ठीक है, आइए हाँ नहीं, मतलब मैं इस साल में अलग लेवल पे चल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं इस साल में तब सिलेक्शन इज द किंग, बता रहा हूँ मैं। सिलेक्शन इस बार मेरे को चाहिए और ज़्यादा। मैं 21 में तो मैंने 22 वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अप्रैल के बाद नजर आएगा, पार्टी सार्टी भी नजर आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 23 में उससे अधिक चाहिए, तब तो हम जिंदा रहेंगे। और मेरी कंसिस्टेंसी का राज यही है क्या, कि हम रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे होते हैं। हमारे पढ़ाने में कंसर्न इसलिए झलकता है बिकॉज मुझे भूखा हूं मैं रिजल्ट का। ठीक है, so what I suggest or what I demand from my student when they are studying, they are learning under me, yeah, with me, my point is try to make small goals, short goals and complete it. मेरा थियरी है ये, मैं अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया हूँ आज तक। छोटे गोल बनाओ, पूरा करो, आगे बढ़ो, छोटे गोल बनाओ, पूरा करो, आगे बढ़ो, छोटे गोल चलता रहेगा ये चीज। और ये लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना, ये आज की नहीं बता रहा हूँ, पढ़ाई में, पढ़ाई के बाद नौकरी में इस्तेमाल करना इस पॉइंट को। यू विल बी एंजॉयिंग योर लाइफ, यू विल बी गेटिंग ऑलवेज द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है ना, ठीक है ना। टॉपिक वाइज आप पढ़ाई कीजिएगा, जैसे टॉपिक वाइज चल रहा होगा। हाँ, एक इससे पहले एक और लाइन लिखना चाहूंगा मैं, डू नॉट बी इन हड़बड़ी, डोंट बी इन हरी। बहुत सारे बच्चे 4 साल से तैयारी करने वाले बच्चे सुनते हैं हम लोग, कुछ उसमें से कुछ बच्चों का कुछ वजह होता है, रीजन होता है, कभी किसी का मतलब फैमिली मैटर हो सकता है किसी का। लेकिन वो ऐसे बच्चे जो 4 साल से एक ही रिदम में पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा समस्या लाइफ में नहीं हो, लेकिन 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का बुरा मत मानिए। अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो आप रियलाइज कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जल्दबाजी में थे शायद पहली बार। अगर पहली बार वाले प्रिपरेशन में कोई बच्चा जल्दबाजी में रहता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में वही 5 ईयर प्लान में वही बच्चा जाता है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जब वो तैयारी कर चुका होता है, मतलब उसको लगता है कि उसका तैयारी हो चुका है, जबकि वो हड़बड़ी में किया है तो कुछ अच्छे से हुआ नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि हो चुका है, तो अगली बार जब नेक्स्ट मान लो फेल हो गया, फिर पढ़ने बैठता है जब वो, तो उतना सीरियसनेस ला ही नहीं सकता वो इंसान, वो ह्यूमन नेचर है। तो क्यों ना हम पहली बार में ही ऐसे पढ़ लें, तोड़ के रख दें, कि मतलब जब हम तैयार होकर उठें तो मतलब लोग कहें कि भाई साहब ये लड़का निकाल सकता है, इसमें तो दम है। वो आप बोले ना बोले, आपके आस पड़ोस वाले लोग बोल दें, आपके घर वाले लोग बोल दें, आपका टीचर बोल दे खड़े होकर कि यार लड़का में दम है, ये फोड़ देगा, मुझे पता है। वो विश्वास टीचर में, पेरेंट में हो जाना चाहिए। आप शांति से काम कीजिए बस, ठीक है ना। आप बस शांति से काम कीजिए, डू नॉट बी इन हरी। 2 महीने में कैसे बने SBI PO, ऐसे वीडियो से बाहर निकलिए प्लीज। मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके निकाला SBI PO। ट्रैप, एकदम ट्रैप। उसको उधर से ब्रह्मा जी फेंके होंगे, कोई इधर से लो जड़ी बूटी है, फांक लो इसको, तुम खा लो, वो अलग कहानी है। तो 2 घंटे पढ़ के निकाल दिया होगा। एकदम ट्रैप है ये सब।
बड़ा ट्रैप, डू नॉट बी इन दैट ट्रैप प्लीज। नहीं, लाइट जो है ना वो लाइट नहीं जा रहा है, एक्चुअली में क्या है, ये सेंसर है, ये बिजली बचाने की एक अप्रोच है। जैसे लाइट हम लोग बर्बाद करते हैं कई बार, लाइट स्टूडियो से मान लो बाहर निकल गया, कोई लाइट जल रहा है फिर भी, तो उसके लिए सेंसर लगा हुआ है जो क्या करता है, मान लो मैं स्थिर हूँ एक जगह पे ना, उसे लगता है रोबोट, मतलब उसे लगता है कोई नहीं कमरे में, तो वो मूवमेंट पे ना सेंस करके लाइट ऑन रखता है। अगर मैं मूव करता ऐसे करता रहूँ तो फिर वो चलता रहेगा। मैं जैसे स्थिर होकर समझा रहा हूँ ना कुछ ऐसे करके, तो फिर लाइट को लगेगा कि सेंसर को लगेगा कि अच्छा यहाँ कोई नहीं है, लाइट ऑफ हो जाएगा। तो ये पावर सेविंग टेक्निक है, ठीक है ना। डोंट बी इन हरी। एंड देन सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, उन चीज़ों को जितना दरकिनार कर सकते हैं दरकिनार कीजिए, साइड कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं उस चीज़ में ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इतना रेगुलर आपको नज़र आता हूँ यूट्यूब पे क्लासेस में, एप्लीकेशन पे क्लासेस में, तो इसका ये रीज़न थोड़ी कि मेरे फैमिली में, मेरे घर में काम धंधा नहीं होता है होगा, या हमें ऐसा नहीं लगता हो कि मैं 10 दिन के लिए घर जाऊँ और कुछ काम धंधा निपटा के आऊँ। आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स। लाइफ में इस चीज़ को रेगुलरिटी बना के रखने के लिए बी रेगुलर। और इस रेगुलर रहने में ना पेन आएगा, ये मजाक में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कि ये जो रेगुलर वाली बात मैं आराम से लिख दे रहा हूँ, बी रेगुलर, ये रेगुलर होना बहुत कष्ट है लाइफ में, सबसे कष्टकारी चीज़ है कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना, क्योंकि इसमें ना आपको त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा। आपको नजर आ जाएंगे लोग 10 दिन के लिए गायब हो जाते हैं कि आई विल बी टेकिंग क्लास आफ्टर दिस डेज, साल में एक आध बार हो रहा तो चलता है, लेकिन वैसे लोग जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं ना वो छुट्टी भी नहीं ले पाते ढंग से। वैसे टीचर्स खास तौर पे, या किसी डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है ना, तो वो बहुत अगर डेडिकेटेड आदमी है तो वो छुट्टियाँ भी नहीं लेता जल्दी, उसे आउटकम की अपेक्षा है, वो काट नहीं रहा है, वो जी रहा है उस चीज़ को। तो हम अपने जॉब में ना, हम अपने पढ़ाई में, हम टीचिंग में, हम इसको काट नहीं रहे हैं, हम जी रहे हैं इसको। हर साल हमारे लिए भी टारगेट होता है, आपके लिए टारगेट होता है, मैं भी अपने दिमाग में दिल में टारगेट लेके घूम रहा होता हूँ, इसके बाद इतना सिलेक्शन चाहिए भाई, इस बार और सिलेक्शन चाहिए, ठीक है ना। तो बी रेगुलर। अब ये तो हो गया भाई कुछ मतलब ये आपकी एथिकली आपको कैसे रहना है, एथिक्स वाली बात हो गई कि ये एथिक्स चाहिए आपको आपकी तरफ से। पेन होगा, पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, रेगुलर रहने में पेन होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, दैट इज द ओनली थिंग। यहाँ पे आते हैं पढ़ाई कैसे करें क्लास में। मैं इस बैच को टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। कैसे लेके चल रहा हूँ? टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। तो आपका भी धर्म है कि आप भी टॉपिक वाइज ही चले, उछल कूद ना मचाएं। जब कोई टॉपिक चल रहा है उस वक्त कोशिश कीजिए कि उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा विचार करें, ज़्यादा सोचें। ज़्यादा इधर उधर भटकने से क्या होता है कि थोड़ा इधर फंस गया, थोड़ा उसका जान गए, पूरा किसी को नहीं जाने ढंग से, ठीक है ना। क्लासेस में कोशिश कीजिएगा क्लास के शुरुआत में कोई ज़्यादा डाउट ना पूछिएगा, क्लास के लास्ट में डाउट पूछिएगा, तो हम क्लास को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे। मान लो हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका डे 1 है किसी लेक्चर का, मैं आपको ये सब रिचुअल्स बताता हूँ, ये सब नॉर्म्स बताता हूँ क्लासेस का, ताकि हम लोग क्लास को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। कई बार क्या होता है ऑनलाइन है ना, कई बार बच्चे कुछ भी हाँ सर ये बताओ स्पैम करने लगते हैं, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन भंग होता है। हम नहीं चाहते कि हमारा ये क्लास जो है, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ तो हमारे पास सुविधा भी होता है कि हम चैट ऑफ कर दें, लेकिन फिर भी कनेक्शन बना रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी डिसिप्लिन रहिए क्लास में। टॉपिक वाइज पढ़ाई चल रहा होगा, डे 1 लेक्चर अगर होगा तो चौड़े में हम फाउंडेशन बताएंगे, एक एक नब्ज बताएंगे चैप्टर का, नट बोल्ट, ये नट कौन सा है, ये बोल्ट कैसे है कसेगा है, इसमें ये तार कहाँ जुड़ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये कौन सा हरा, कौन सा लाल, कौन सा पीला, अर्थिंग कौन है, सब बता देंगे आपको। इलेक्ट्रिकल यूनियन है ना, तो उस चैप्टर का सब बताएंगे आपको ठीक है। लेकिन आप आराम पेशेंटली सुनिएगा। जब उसके क्वेश्चन वाले एरिया पे चले जाएंगे तो क्वेश्चन वाले, और ये देखिएगा जो टॉपिक वाइज हम जब चल रहे होंगे तो लेक्चर 1 जो रहेगा ना, उसको आप जितना हो, लेक्चर 1 खास तौर पे उसमें कुछ अहम बातें बताई जाएंगी, तो आप हैंड रिटन नोट्स का इंतजार मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको खुद से भी कुछ कुछ लिख लें, कुछ पॉइंट्स। खास जब क्लास में बोलूंगा ना मैं कि देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही बोलो लिख लिया करो फटाक से। मतलब बी दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट की इसको सच में चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप इसलिए पढ़ो ही मत कि मुझे ये है वो करना है, नहीं नहीं। आप सिर्फ अगर हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में अपने आप को इस तरीके से सोचोगे ना, बस मुझे इस चैप्टर में अच्छा होना है, और ये चेन रिएक्शन बन गया अगर, तो सिलेक्शन की बार छीन के लेके आओगे किसी भी सिलेक्शन। तुम एग्जाम के घर में घुस के बोलोगे लाओ मेरा जॉब है, चलो हटो जाओ, तुम देख लेंगे तुमको, ऐसे निकल जाओगे चुपचाप। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, यहाँ पे बैंकिंग की जगह बैंक छूट गया है वहाँ पे, ठीक है ठीक है, खुश एक बच्चे लिख रहा है
सर वहाँ बैंकिंग की जगह पे बैनिन लिखा हुआ है, ओके टाइप नहीं है, मतलब मिस हो गया है, टाइपो है, उसे टाइपो कहते हैं सिंपली, ठीक है ना। तो अपना क्या है, टॉपिक वाइज चल रहे होंगे, आप भी टॉपिक वाइज चलिएगा। और एक और पॉइंट, जब तक एक टॉपिक को आप एक टॉपिक पर आप कमांड नहीं बना लेते, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस कर लीजिए आज से। प्रॉमिस बता रहा हूँ, ये सब भैया बहुत भयंकर मंत्र है ये सब। क्यों घिस रहे हो उन बच्चों की तरह जो हर बार, मैंने पिछली बार गलती कर चुके हैं, अब वो रियलाइज किए होंगे तो वो कर रहे हैं। वो जो रियलाइज कर रहे हैं ना, वो आपको बता रहा हूं मैं। आप अब तक जितना मेहनत की हो ना बचपन से अब तक, उन सारे मेहनत का ना फल तोड़ने का वक्त है ये। तो फल लगा हुआ भी है, सब कुछ है, पेशेंटली उसके पकने का इंतजार करना, उसमें आपका योगदान है। वो ऊर्जा जो चाहिए ना पकने के लिए, वो आप अब दे रहे हो। बिकॉज आप जो पढ़ोगे ना, उसमें सिर्फ अभी की पढ़ाई थोड़ी शामिल है। वो जो बचपन से आप एकेडमिक्स में करते आओ ना, दिमाग को जितनी बुद्धि विवेक आप दे पाए हो, बना पाए हो, उसका बहुत बड़ा योगदान है भाई। आप समझोगे नहीं इस बात को, लेकिन समझना पड़ेगा। तो जो भी गलतियां कर पाए हो ना अभी तक लाइफ में, उसको सुधारने का मौका है आपके लिए। सुधार गृह समझ लीजिए आप इसे, ठीक है ना, सुधार गृह समझिए इसे आप। जब तक एक टॉपिक पे कमांड ना बनाओ, कमांड किसको मानेंगे सर, किसको बोलेंगे कमांड बना लिए। देखिए हर एक टॉपिक का ना, जैसे मैं कई बार बच्चे से पूछता हूँ कितना सवाल सॉल्व किया सर, 50 सवाल सॉल्व कर लिए सर। कितने सवाल सॉल्व सर, 70 सवाल सर। तुम 80 सवाल सर। तो मन करता है कूट दिया जाए उसी वक्त, पकड़ के एकदम धंगा दो एकदम बच्चे को, चाहे वो शब्दों से ही मतलब कूट दो, लेकिन कूट दो। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अभी ये समझ ही नहीं पा रहा है। मतलब मैं समझाने के क्रम में ही समझा रहा हूँ, ऐसे उसे में कूट दिया जाए। कहते मतलब बच्चे को समझाना पड़ेगा, भाई सुनो, तुम कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हो, क्लास टेस्ट नहीं होने वाला यहाँ पर कि हमारा आज 9th का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 का कंपटीशन है, देखते हैं कौन बच्चा कितना। ऐसे 2 सेक्शन में कंपटीशन थोड़ी है, कंट्री में कंपटीशन में, युद्ध में जा रहे हो आप। 70 से सवाल टॉपिक पकड़ के सोचो युद्ध जीत लेंगे, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि उसके भरपूर मात्रा में सवाल सॉल्व करें, और पहले बिना टाइमर का, सेकंड टाइमर के साथ। कल मैं क्लास में ना एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, मैंने उसका यूट्यूब पे भी दिखाया था एक बार की सेशन में। 5 फेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग थिंग्स, मतलब किसी भी चैप्टर पे कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस प्रिपरेशन जर्नी में वो 5 फेजेस होते हैं। उस 5 फेजेस को मैं कल दिखाऊंगा आपको। उस फेज इस कमांड वाले बात को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए मैं वो फेज दिखाऊंगा, कैसे प्रिपरेशन रखना है अपने आप को आपको, ठीक है ना। कल मैं दिखाऊंगा क्लास में, ठीक है। कल क्लास में उस चीज़ को लेके आऊँगा मैं, उसका एक स्लाइड बना हुआ है, उसको मैं दिखा दूंगा आपको। मेंस के लिए क्या पढ़ा जाए, अभी मान लो चलो जो बच्चा यूट्यूब पे कोई बच्चे पूछ रहे हैं उनका जवाब दे दूं मैं। मेंस के लिए क्या किया जाए, मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। मेंस के लिए ना, जो बच्चे मेंस पढ़ना चाहते हैं, मेंस के लिए आपके अड्डा के एप्लीकेशन पे नज़र आएगा आपको कुछ बैचेस हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप खुद ही बोलोगे आके कि हाँ सर, जो लोग बोल देते हैं कि मेंस नहीं सर, क्या क्वालिटी है सर, मतलब ठीक है ना। उसी से पढ़ के बच्चे निकालते हैं एग्ज़ाम, और उसको लोग बच्चे बहुत सारे लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। एक बैच आपको नज़र आएगा, रैंकर्स, नाम ही है रैंकर्स। एक ये बैच देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे है, भरपूर है उसमें, लेकिन फिर भी बोलूँगा मैं, इससे और भी क्वेश्चन ऐड किया गया फिर रैंकर्स प्रो में। अगर महापैक है तो सब देख, एक के बाद एक देख लीजिएगा उठा के सीरीज़, आपके सब काम आएगा। रैंकर्स प्रो एक बैच आएगा, फिर उसके अंदर कॉन्क्वेस्ट। ये 3 बैच फिलहाल देखिएगा। अभी फिलहाल जो रनिंग, ये सब इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ये लाइव नहीं है, लाइव हो चुका है बैच। 2022 के मेंस बैचेस हैं ये। अभी स्टार्ट किया हमने रिपीटर्स, अभी रिपीटर्स ये लाइव चल रहा है फिलहाल। तो अगर आपको मेंस पढ़ना है तो अभी आप लाइव पढ़ना है तो ऑफकोर्स लाइव तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास चल रहा है इसमें। ये आपके रिपीटर बैच है, रिपीटर्स बैच है, ठीक है ना। ये लाइव चल रहा है, बाकी ये सब रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन पे, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक बहुत सारे बच्चों का सवाल मिल गया, जवाब मिल गया होगा जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं। BOI के सेकेंड शिफ्ट पे
स्टार्ट के रीजनिंग के 7 क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो आपने लॉकडाउन पे क्लास में की थी, वही डायरेक्ट क्वेश्चन थे। वाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो ये अच्छा है, वेरी गुड है, ठीक है। अब इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो अच्छा सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान, क्योंकि इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो कमेंट पढ़ लिया मैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं ऐसे कमेंट भी जल्दी नहीं पढ़ता हूँ, मैं बस बुरे बुरे कमेंट पढ़ता हूँ जो लोग बुरा बुरा बोल रहे होते हैं, ताकि उस पर इंप्रूवमेंट ला सकूँ या फिर उनको जवाब दे सकूँ। थोड़ा बहुत जवाब भी बहुत कम टाइम देता हूँ, चलो ठीक है। सर मैं फ्रेशर हूँ, कुछ दिन से एवेंजर 1.0 कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, तो क्या मैं एवेंजर 2.0 ज्वाइन कर लूँ? प्रशांत का सवाल है, ये एप्लीकेशन पे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका है कि सर मैं कुछ दिन से रिकॉर्डेड वे में एवेंजर 1.0 देख रहा हूँ, तो क्या मैं एवेंजर 2 देखूँ? अब आप देखिए, अगर आप, एक बहुत सिंपल चीज़ है, अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखने में आपका स्केड्यूल लाइव जो आपका डेली का स्केड्यूल है वो अगर चल रहा है तो फिर तो ठीक है, चलने दीजिए। नहीं चल रहा है, फिर आप रिदम चाहते हैं, मतलब होता है एक शेड्यूल चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि क्लासेस जो है ना सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देती, वो आपकी लाइफ में एक स्केड्यूल देती है, एक टाइम टेबल, एक आधार होता है कि यार इस समय क्लास है, उससे पहले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर इसमें सेल्फ स्टडी कर लेंगे, फिर ये क्लास देखेंगे, फिर ये करेंगे, वो एक लाइफ भी होता है। आपको लगता है कि लाइव करना है तो लाइव कर लीजिए, कोई इशू नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप देख लीजिए कि आप अगर कंफर्टेबल हो चुके हो उसमें तो फिर ब्रेक मत कीजिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जिनका मेंस का सवाल था उनका भी क्लियर हो गया हुआ आई थिंक, कि मेंस कहाँ से क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके एप्लीकेशन पे ये सारे क्लासेस हैं, एप्लीकेशन पे सारे क्लासेस हैं, ये रिकॉर्डेड वे में मिल जाएंगे और ये आपका लाइव चल रहा है, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? नाउ यू कैन आस्क योर डाउट, अपने डाउट्स रख सकते हो आप, मैं आपके डाउट्स को, एक बच्चे का आ रहा है सर ट्रिक्स भी सिखाएंगे क्या? ट्रिक्स अपने आप सीख जाएंगे आप, मेरे सिखाने की आवश्यकता क्या होगी डिस्कशन में? तो ट्रिक क्या होता है? आपके इंटेंस डिस्कशन, जब किसी भी डिस्कशन को आप बहुत इंटेंस रखते हैं, उसका जो आउटकम होता है ना, उसको ट्रिक बोल देते हैं लोग। और हमारे बैंक के रीजनिंग में ट्रिक्स बहुत कम है, जितने भी हैं उतने तो आपको सिखाए ही जाएंगे, चाहे मैजिक बॉक्स हो, उसको ट्रिक ही बोलेंगे आप, या फिर आप बोल सकते हैं 0-1 कॉन्सेप्ट इन कोडेड ब्लड रिलेशन, मीन्स का जो पार्ट है उसमें उसको ट्रिक ही बोलेंगे आप, तो वो सब ट्रिक तो सिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। जीए क्लासेस के टाइम, मुझे जीए क्लास का टाइम मुझे याद है, थोड़ा शाम के टाइम में है, जहाँ मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है मुझे जीए क्लास जो है शाम के वक्त में है, 8 बजे से या शायद 9 बजे से, ऐसा कुछ 8 बजे से आई थिंक है, ठीक है ना, जिनका सवाल ये वाला चल रहा है। हाँ, ये बैच जो भी फाउंडेशन बैचेज होते हैं वो प्री प्लस मेंस चलते हैं, और वो तमाम बैंक एग्जाम्स के लिए होते हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ हो या आरबी क्लर्क हो, मतलब एकदम लोअर पे चले जाइए, आरबी असिस्टेंट हो, सभी के लिए होता है वो चीज़। एनी फर्दर क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन के लिए डाउट कैसे होगा? डाउट मैं इसमें अभी, जैसे मान लो कि कल संडे था, तो कल मैंने एवेंजर्स फर्स्ट बैच में डाउट सेशन रखा हुआ था, प्लस टेस्ट रखा हुआ था, तो वैसे यहाँ भी होगा। आप ऑन कॉल मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ऑन कॉल, मतलब मुझे, मतलब इन द सेंस मैं आपको कॉल कर लूँगा, वैसे डाउट सेशन रख लिया करते हैं मुझे, मैंने ना मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे, शनिवार को डाउट टेस्ट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे कुछ, तो ये कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हर शनिवार डाउट या टेस्ट कर लेंगे। और बताइए, अब इतना तेज डाउट पूछोगे तो कैसे होगा? हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए सबसे बेहतरीन फाउंडेशन बैचेज होते हैं, ऑफ कोर्स स्टार्ट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बच्चे का आ रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, बस मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। आपका जो भी आप एग्ज़ाम देते हो ना, उस एग्जामिनेशन में आपका जो कॉपी होता है, मतलब कि जो आपका आंसर शीट होता है, जो आप जो टेस्ट देते हो, उसको कोई इंसान टेस्ट चेक नहीं करता है। कौन चेक करता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो कि लास्ट अटेम्प्ट वाले हो या फिर सेकंड अटेम्प्ट वाले हो। मिल गया आंसर? मतलब आप अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा चुके हो तो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, इसी बार निकाले हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ मेंस दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी उनका इंटरव्यू बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बच्चे आईपीएस पीओ का मेंस एग्जाम निकाल के इंटरव्यू दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को, शायद मिठाई खाने को मिल भी जाए नए बच्चों से भी। तो ऐसा होता ही है, बिल्कुल होता है यार, एफिशिएंसी की बात है। जो डिमांड है, जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा आप दे पा रहे हैं क्या? बात खत्म है। जीए इस बैच में आशीष सर पढ़ा रहे हैं। जिनका बेसिक्स क्लियर है उन सबको एक बैच में रिकमेंड करूंगा,
देखो अगर कोई ऐसा बच्चा इस बैच को देख रहा है यूट्यूब पे या फिर अपनी एप्लीकेशन में देख रहा है जिनका बेसिक्स क्लियर है, उनको पता है कि हाँ बेसिक क्या है, उनको रिकमेंड करूंगा उन्हीं के नाम पढ़ो ना आप। इस नाम को ही भी इसीलिए दिया हूँ ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। इतने मैच्योर तो होने चाहिए आप। इसका नाम ही है क्या, रिपीटर्स। क्या नाम है इसका, रिपीटर्स। ये बिल्कुल उनके लिए है, इनका फाउंडेशन ओके है लेकिन आगे चल के थोड़ा दिक्कत हुआ या फिर छूट गया या कुछ थोड़ा पढ़ा कच्चा पक्का पढ़ा, उनके ही ये बैच है, ये रिपीटर्स। रिपीटर्स ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए उसको आप, ठीक है। इस बैच से मेंस क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, ये बैच प्री प्लस मेंस है। मैं क्या बात करी, लॉजिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या इस बैच में? बिल्कुल पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ा रहे हैं भाई इस बैच में, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ये बैच प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच का मतलब एबीसीडी थोड़ी पढ़ाएंगे सिर्फ, सब पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस। स्टडी प्लान देखो ना, एक मिनट रुक जाओ, स्टडी प्लान भी लेके आया हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो, अभी आपको विजिबल कितना नहीं पता मुझे, विजिबल तो है, ठीक है। जैसे मान लो यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, बात समझना ध्यान से। आज का ये डेट है, चल रहा है, ये पहला टॉपिक यहां कंप्लीट हुआ, अभी भी नहीं हुआ, यहां पे कंप्लीट हुआ। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो रहा है यहां पे 21 मार्च से शुरू होके 3 अप्रैल तक सिर्फ पहला चैप्टर चल रहा है, उस बीच में टेस्ट भी है। और क्या चाहिए भाई, आप बस सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना, बता रहा हूं मैं ईमानदारी से कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी का जिम्मेदारी लो, बाकी छोड़ दो। आपको स्टडी प्लान ही बता देगा वो चीज, कितना तोड़ा गया है उस चीज को। आगे बढ़िए ना, अभी कोडिंग शुरू हुआ है, आगे बढ़िए। चल रहा है, शुरू हुआ, चल रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। सिटिंग इवेंट शुरू हो गया, अब सिटिंग पैनल चल रहा है पूरा। और इसमें भी अपडेशन, मैं तो जानता हूं, मुझे पता है कि ये चीज़ भी जो मैं लिखा हूं, ये बताया हूं, पूरा मेंस का टॉपिक है। देखो ये पूरा मेंस डीएस हो गया, अभी इसमें भी बढ़ेगा, ये बढ़ता घटता तो कम ही है भाई, सब बढ़ता ही है ये चीज़। तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आई एम डैम क्लियर अबाउट दिस, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है ना। प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि मैं 4th सेमेस्टर में हूँ, फाउंडेशन पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, क्वांट्स पहले ध्यान दीजिए, क्वांट्स पे, और मुझे लगता है इंग्लिश अगर मजबूत नहीं तो इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये रिकॉर्ड क्लास, हाँ ये क्लास बिल्कुल जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पूरा पूरा रिकॉर्डेड वे में मिलेगा आपको, हर लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा भाई। कहाँ हो तुम लोग, मतलब मैं बोल तो दिया इस चीज़ को, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ठीक है, एनी फर्दर डाउट? ये बैच यूट्यूब पे नहीं होगी, ये बैच आपके एप्लीकेशन पे होगी। आज के लिए ये डेमो के तौर पे बैच को यूट्यूब पे रखा गया है। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर बैंक महापैक तो बहुत सारे हैं, कौन सा लूँ? देखिए, अगर आपको सिर्फ बैंक के एग्जाम देने हैं, अगर आपको नाबार्ड का एग्जाम नहीं देना है, या सीबी टाइप का एग्जाम नहीं देना है, एसओ का नहीं देना है, तो फिर आप सिंपली आप रेड वाला बैंक महापैक लीजिए। बैंक महापैक जिसमें बुक किट मिलता है, बैंक महापैक जिसमें बुक किट के साथ होगा, बैंक महापैक विथ बुक किट करके आ रहा होगा, ठीक है ना। उसमें आपके सारे बैंक के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीपीओ, आरबी क्लर्क, आरबी असिस्टेंट, इन सब के एग्जाम के, इन सब का रिजल्ट आपको मिल जाया करता है इसमें, ठीक है ना। आपको ये मिल जाता है इसमें। इसको एनरोल करने के लिए आप Y188 मेरा रेफरल कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। हाँ हाँ, ये बैच पेड है यार, बैंक महापैक में शो नहीं कर रहा, तो मुझे एक काम कीजिएगा, मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कहीं पे। एक बार दिखा दीजिएगा लास्ट में बैच कैसे फाइंड करना है, ठीक है, दिखा दूंगा। और कोई इधर एवेंजर्स 2.0 के लिए मैं हाँ बुक्स के लिए बता रहा हूँ, मैं बुक्स के लिए बोल रहा हूँ। देखो बुक्स के लिए क्या करना है आपको, रिकमेंडेड बुक, बहुत अच्छा सवाल हो गया। देखो ये सवाल मैं मिस कर गया था, किसी सवाल के डाउट में ही आपको मैं मिस कर गया कि मुझे ये भी बताना है। रिकमेंडेड बुक, और यू कैन से रेफरेंस बुक्स, क्या यूज़ करना चाहिए। देखो शुरुआत में ना 4 रेफरेंस किताब है जिसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। पहला एस की किताब होती है, एस सीरीज, जिनके पास बैंकिंग एवेंजर्स बुक किट के साथ जो बैच परचेज कर रहे होंगे उनके पास तो ऑलरेडी बुक किट आज पहुंच जाएगा ये वाला, या जिन्होंने बैंक महापैक विद बुक किट किया होगा उनके पास ये 4 किताब पहुंच जाएगी। एस,
रीजनिंग, नेक्स्ट आपके पास है एस क्वांट्स, देन यू हैव एस इंग्लिश, देन यू हैव एस जीए बैंकिंग। मतलब ये 4 किताब तो खैर मस्ट है आपके पास, इनिशियली होनी चाहिए। अब इससे ऊपर अगर उससे ऊपर लेवल उठना है तो एक आपके पास किताब है चैंपियन रीजनिंग फॉर रीजनिंग, चैंपियंस रीजनिंग। देन आपके पास एक डीआई किताब आएगी, डीआई किताब अलग से उठा लीजिएगा एक, ठीक है ना। साथ में आप इंग्लिश के लिए हाँ एक और किताब है 50+, फिलहाल इतना जरूर कर लीजिएगा, 50+ एक बुक आएगी उसको उठा लीजिएगा। 50+ ये किताब जो है प्रीवियस ईयर बुक है, ये किताब सबके पास होना चाहिए भाई साहब। ये किताब प्रीवियस ईयर बुक मस्ट, एकदम 100% मस्ट है। ये बात अगर नहीं पूछते आपसे मिस कर गया होता मैं। 50+ प्रीवियस ईयर बुक है एक, उसको जरूर ले लीजिएगा, इतना मोटा किताब है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सिरहाने में हो, सिरहाने मतलब बहुत करीब हो आपसे, जिस समय पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा हो ना, उस वक्त कुछ मत कीजिए, तो इसको पलटते रहिएगा ताकि एग्जाम्स के बारे में समझें आप कि किस साल में किसने क्या पूछा है, और मतलब वो एनालाइज करते रहें एटलीस्ट, दैट इज़ द रियल थिंग। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि ये करते रहें, तभी आपको समझ में आया कि यहाँ जो कर रहे हो कितना आपका प्रैक्टिकली रिलेटेबल है, और हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, या फिर उल्टा पुल्टा तो नहीं पढ़ा दे रहे हैं, एग्जाम से कितना रिलेट कर रहा है वो चीज़, ये आप देख पाएंगे। मतलब आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एवेंजर्स 2.0 के बाद एक मिनट, अच्छा एक सवाल बच्चे का है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये वाला भी, कि सर एवेंजर्स 2.0 मान लो एक फाउंडेशन बैच कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद हमें कोई मेंस क्लास करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मेंस में देखो अब ये नहीं बोलूँगा कि देखो इसका मतलब ये मत निकालना कि सर इसका मतलब आप मेंस नहीं पढ़ाएंगे, आप मेंस पढ़ाएंगे हम यहाँ पर, बिल्कुल पढ़ाएंगे। लेकिन मेंस वाले में क्या है ना, मैंने क्या बोला था, जिनको रैंकर्स जो पढ़ रहे हैं उनको भी मैंने बोला रैंकर्स प्रो पढ़ो, वो हो जाएगा तो कॉन्क्वेस्ट पढ़ो। बिकॉज मेंस वाले में ना आपको बहुत मैच्योर करना पड़ेगा। अभी आप सुनने पे अगर है पढ़ रहे हैं तो एक लेवल तक ही पढ़ सकते हैं मेंस भी। अब मेंस में भी तो है भाई साहब की लेवल अपना और अपग्रेड करना, अपने आप को अपग्रेड करना अपने आप को। तो हाँ, मैं एक बैच उसके बाद जरूर बोलूँगा, कोई भी जब उस वक्त हम बैच लेके आ रहे होंगे मेंस का, तो मेंस का कोई बैच जब आप कंप्लीट कर चुके होंगे फाउंडेशन, उसके बाद अगर कोई मेंस बैच लेके आता हूँ उस मेंस बैच को उठा लेना, और साथ में जो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो रिकमेंड किया हूँ जो मेंस वाले बच्चे के लिए, वो भी देख लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इतना ही कर लेंगे तो हो जाएगा, क्यों? तुम नहीं तो कोई और सही, सिंपल फंडा है, तुम मत करो, कोई और कर रहा होगा, तो कमी क्यों करना है पढ़ाई में? पढ़ाई में कमी के शॉर्टकट का फिर आगे मत रहो। बुक्स कहाँ से परचेज करें? बुक्स के लिए आप अड्डा का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे सारी किताबें मिल जाएंगी, सारी की सारी किताबें मिल जाएंगी। अदरवाइज ये किताबें, सारी किताबें आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी सारी किताबें अवेलेबल हैं। और ये सारी किताबें आपके अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में मिल रही हैं। अड्डा के एप्लीकेशन से अगर मंगवाएंगे आप, तो आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188 के साथ S लगा लीजिएगा बुक्स के लिए, ठीक है ना। महापैक या किसी बैच के लिए Y188 सिर्फ इतना, और किताब चाहिए होता है तो Y188 के साथ S लगा सकते हैं आप। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट वट एवर इज गोइंग ऑन। और एप्लीकेशन से ही मंगवाइएगा ताकि आपको और थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिले, थोड़ा और ज़्यादा मतलब बचा सकते हैं पैसे, ठीक है। और बताइए किसी का बिगनर्स? हाँ बिल्कुल, आप 0 देखिए वहाँ तब तक। रिकॉर्डेड वीडियो लाइव, एक मिनट अब क्या है, आई एम ऑलरेडी इन सिलोलिज्म ऑफ एवेंजर्स 1.0 बैच, शुड आई ज्वाइन दिस और कंटिन्यू दैट? कंटिन्यू दैट कशिश, ऑफ कोर्स यू शुड कंटिन्यू दैट, ठीक है। IPS PO 2023 बुक किट सही है? हाँ अगर ले चुके हो तो सही है, कोई इशू नहीं है। उसमें भी यही किताब आई होंगी आपके पास, इसमें कुछ और मिक्स होके आई होंगी। मैं अभी इसका आंसर कर चुका हूँ। इफ दिस बैच इज क्लियरिंग फॉर मेंस, आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन राइट नाउ, जस्ट नाउ आई हैव आंसर्ड दिस। दीपांजन दास, ऑफ कोर्स आई सेड कि ऑफ कोर्स यू नीड सम एड ऑन इन दिस, दैट इज डेफिनेट। जहाँ पे हम बिल्कुल सुनने पढ़ा रहे हो तो आपके अपग्रेड करने वाली बात हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम पूरा मेंस पढ़ेंगे, हम LR तक पढ़ेंगे यहाँ पर सब कुछ। रिकॉर्डेड वीडियो कितने देर में मिल जाएगी? रिकॉर्डेड वीडियो विदिन 24 आवर्स मिल जाती है, लेकिन आपको सही बताऊँ तो आपको 12 घंटे के अंदर मिल जाता है यार, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन? डबल कब आएगा ये मुझे नहीं पता है अभी एग्जैक्टली। मैं मैथ्स के लिए एक लास्ट में टिप दे दूंगा आपको, मैथ्स के लिए क्या इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल यार, ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है भाई? शून्य से पूरा टॉप क्लास तक पढ़ना, ठीक है। चलो बाकी बातें मैं कल बता दूंगा आपको,
आई थिंक मैंने सारी बातें लगभग बता दी हैं, कुछ कुछ बातें अगर आपको लगता है मिसिंग है तो विल डिस्कस दैट टुमारो एज वेल. सो this batch will start from like this batch is is in the day 1, like आज इसका day 1 है and will end this batch in I think June end. रीजनिंग मुझे लगता है कि जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक जा सकता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है. अभी तक तुमने स्टडी प्लान बनाया है वो जून में जा रहा है, ये जून मिड तक खत्म हो जाएगा अभी के स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग. लेकिन मुझे कहीं लगता है कि यार इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा और पढ़ाना है मुझे और एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड होगा ही होगा. इसलिए हम मार्जिन लेके चल रहे हैं कि जून एंड तो जाएगा, चला जाएगा, मुझे लगता है इतना. और कुछ वजहों से अगर इधर हुआ तब जुलाई भी जा सकता है, मतलब जुलाई की फर्स्ट वीक. लेकिन जून तक मैं इस बैच को कंप्लीट करूँगा और मतलब ये है जून तक हो जाना चाहिए. ठीक है, मतलब ये मत समझिए कि मेरी तरफ से कोई कैची लगेगा इस बैच में. मैं अपने तरफ से आश्वस्त कर सकता हूँ आपको कि भैया तुम तैयार रहो, तुम मेरे साथ बस चल लेना, मेरे डायरेक्शंस को फॉलो कर लेना, सजेशंस को मान लेना और कुछ ड्यूरेशन के लिए ढीठ बन जाना. कुछ ड्यूरेशन की लाइफ में अब तक आप कितना टंडीली काटने मैटर नहीं करता, जितना पाप किए हैं सब ठीक है, धोने का वक्त यही है. ठीक है ना, तो आप इस वक्त में क्या कीजिए, अगले 5 महीने के लिए 6 महीने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए. उससे पहले उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए. पहले तो अगले 3 महीने के लिए झोंक दीजिए. उस 3 महीने के बाद ही आप डिसाइड कर चुके होंगे कि शायद अब मैं और अब खुद ही एहसास हो जाएगा कि अच्छा यार मुझे तो लग रहा है मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो शक्तियाँ आ रही हैं. तो फिर अपने आप फिर आपको कोई बोलेगा नहीं, आप खुद ही कर रहे होंगे. फिर प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लूँ, बता तो दिया भाई. रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा ये 2 किताब रखिएगा अपने पास, एस रीजनिंग, चैंपियंस रीजनिंग. इसमें आपके पास अकेले 5000 सवाल होंगे चैंपियंस रीजनिंग में, और उसके साथ 50+ जो है वो कॉमन सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए हो गया, तो रीजनिंग के लिए भी हो जाएगा. बस इतना ही रखिएगा और ज़्यादा नहीं करना, इतना कीजिएगा तो आप तैयार हो चुके होंगे. बाकी प्रैक्टिस के बारे में कल एक मैं बताया ना, कुछ 5 फेज़ बताऊँगा आपको, वो कल बताऊँगा, उसके जरिए मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूँगा इस पार्ट पर. ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स. एंड अच्छा, हाउ टू फाइंड वाला नहीं बताया मैंने, सॉरी, रुक जाओ. ये बैच कैसे मिलेगा एप्लीकेशन पे, अभी मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, आप एप्लीकेशन पे भी सर्च कर लीजिएगा इस तरीके से. लेट सपोज आप ऐसे जाते हो और सर्च करते हो अड्डा 24/7. अब वैसे ही आप एप्लीकेशन पे सर्च कर सकते हो. ठीक है, ऐसे कुछ विंडो ऐसा ओपन हो रहा है. तो आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे फाउंडेशन बैच लिखा ही होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाउंडेशन बैचेस दिख रहा है, यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस नज़र आ रहा है. आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा एवेंजर्स, द बैंकिंग एवेंजर्स 2.0 विथ इंग्लिश मीडियम बुक किट. अब ये इंग्लिश मीडियम बुक किट के साथ भी है, जो मैंने बताया ना कि 4 बेसिक किताबें पास मिल जाएंगी, तो वो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे इसी में. ठीक है ना, और या फिर आप इस वाले को ले सकते हो, बैंक महापैक विथ इंग्लिश बुक किट. अब इसी में हिंदी बुक किट भी आता है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ व्यू ऑल कर लीजिएगा ऐसे, तो आपको यहाँ पर हिंदी बुक किट वाला मिल जाएगा. इंग्लिश मीडियम हो गया, यहाँ पे आपके पास हो गया. हिंदी मीडियम वाला कहाँ है, इंग्लिश हो गया, हिंदी भी होगा. इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, हिंदी देखिए यहाँ पे मिल गया हिंदी मीडियम बुक किट के साथ. ठीक है, तो उसी चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी यहाँ. बस फाउंडेशन बैचेज जहाँ क्लिक करेंगे पहुँच जाएंगे आप कहाँ पे, एप्लीकेशन में भी जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों नजर आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स की बात हो रही होगी, वहीं पे एक फाउंडेशन बैचेस करके यहाँ पे नजर आ रहा है. दैट्स इट, इसके अंदर जाएंगे मिल जाएगा आपको. ठीक है ना, ओनली बुक किट चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास एक आता है बैंक फाउंडेशन बुक किट, इनिशियली वो ले लीजिए, साथ में चैंपियन ले लीजिएगा. अभी सुप्रीम मत लीजिएगा, सुप्रीम अभी लेने की आवश्यकता आपको शायद नहीं पड़ेगी, या फिर देख लीजिए सुप्रीम मंगा सकते हैं, सुप्रीम के साथ, लेकिन चैंपियन अलग से मिलेगा, चैंपियन आपको अलग लेना पड़ेगा. ठीक है, चलो साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स. एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज़ द ओनली वे जिससे हम जीत सकते हैं. और बाकी रिकमेंडेड बुक मैं फिर से बता दूँ, यही वाला है जो आपके पास होना चाहिए. इसलिए बहुत किताब इकट्ठा करना ही बहुत ज़रूरी नहीं है. बैचेज में जिनको एनरोल करना है, बैंक महापैक भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी मिल जाएगा, बैंक महापैक प्लस के अंदर भी मिल जाएगा, और अड्डा के महापैक के अंदर भी ये बैच होगा अवेलेबल. साथ ही साथ उसके लिए रेफरल कोड होगा Y188. और अगर आप बुक्स मंगवा रहे हैं तो आप सुप्रीम बुक किट मंगवा सकते हैं, या फिर बैंक फाउंडेशन बुक किट मंगवा सकते हैं इनिशियल फेज़ में, अगर आप बुक किट के साथ नहीं मंगवा रहे हैं, बैच ले रहे हैं तो. अदरवाइज़ मैं चाहूँगा कि आप बैंक महापैक लें तो बुक किट के साथ वाला ले लीजिएगा, साथ में उसके बाद चूज़ कीजिएगा किताब. जैसे मैंने बताया कि अगर मान लो वो मंगवा लेते हो तो आपको फिर चूज़ करना है किताब, तो ये मंगवा लो अलग से, तो आप फिर मतलब सेलेक्टेड किताब अपने हिसाब से मंगा सकते हो, क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से काम कर सकते हो. ठीक है ना, चलिए बाय बाय. अक्षिता मैंने बता रखा है कि आपको भी क्वांट्स और इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए.
अगर कंपैरिजन है कि एस लूँ या चैंपियंस, तो फिर ऑफकोर्स चैंपियन में ज़्यादा सवाल हैं और कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर प्रॉपर्टी बता रखा है, तो आप चैंपियन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, साइनिंग ऑफ। एनी फर्दर क्वेश्चन? बैंक महापैक प्लस में बुक मिलती है? बिल्कुल मिलेगी, उसमें बुक किट लिखा होगा, अगर बुक किट लिखा होगा तो जरूर मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज फॉर एवरीवन। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।